तो हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा सीबीएसई बोर्ड 2024-25 का समाज शास्त्र का पेपर बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो उसी की तैयारी के लिए आप सभी के लिए हमारा YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट टॉप 40 प्लस क्वेश्चन आंसर्स लेकर आ चुका है, दोनों बुक 1 और बुक 2 के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम में रहने वाला है और इसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो आइए चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ और एक एक करके सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम जो पेज है उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मिल जाएंगे शर्मा.गोविंद के नाम से। ठीक है, ये डीपी लगी हुई है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों ही बुक हमारी यानी कि बुक 1 और बुक 2 जो हमारा भारतीय समाज और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इन दोनों ही बुक से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी पीडीएफ की तरफ। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है कि भारतीय समाज में जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय समाज में जनसांख्यिकी से क्या समझ रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या चीज हो सकता है कि जनसंख्या को ही समझ लें आखिर है क्या। तो देखो, जनसंख्या का जो सुव्यवस्थित अध्ययन होता है, सुव्यवस्थित अध्ययन जिसको कह सकते हो, हम इस तरीके से उसको व्यवस्थित कर दें कि हमें आसानी से उसको हम पढ़ पाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं। और ये किससे निकला है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है डेमोग्राफी। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो डेमोग्राफी, उससे मिला है। और ये भी कह सकते हो यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, एक डेमोस और एक क्रेटोस। ठीक है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है लोग, कहीं पर भी आप चले जाओगे डेमोस का मतलब क्या मिलता है, लोग। और इसके अलावा ग्राफीन, ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जनसांख्यिकी का जो मतलब होता है वो क्या निकलता है, लोगों का वर्णन ही हमें क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो जो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करना है भाइयों। ठीक है, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा और अच्छे तरीके से आपके लिए चीजें लाई जा सकती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आपको वर्ण और जाति में अंतर बताइए। देखो, वर्ण और जाति में अंतर जो देखने को मिलता है, वर्ण जो होते हैं वो होते हैं कर्म प्रधान, और जाति जो होती है वो कह सकते हो आपके जन्म से निर्धारित हो जाती है। ठीक है, तो कर्म प्रधान है और जाति जन्म से आधारित है। जो वर्ण है उसके नियम होते हैं हमेशा लचीले, क्योंकि उसमें क्या कर सकते हो ना, आप अपने हिसाब से, या फिर कह सकते हो जैसे आपके कर्म होते हैं उसके हिसाब से आपके जो वर्ण है व्यवस्था चेंज हो जाती है। जैसे समझ के चलो, आपके 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, अगर इनको कार्य के अनुसार विभाजित किया जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का है और अगर वो रक्षा का कार्य कर रहा है तो वो अपने आप ही किसमें शामिल हो जाता है, क्षत्रिय वर्ण में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वर्ण के नियम लचीले होते हैं, लेकिन जाति के नियम बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। कैसे कठोर होते हैं, आगे क्वेश्चन है पूरा का पूरा, तो उसी में बताता हुआ चलूंगा आपको। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं लेकिन ज्यादा डिटेल में है तो उसके लिए चैप्टर्स मैंने आपको करा रखे हैं सारे के सारे। बाकी समझाता मैं यहाँ पर भी चलूंगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे से पढ़ता हुआ चला जाऊं, नहीं। तो वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील है। अभी मैंने आपको बताया कैसे, अगर आप रक्षा के क्षेत्र में जा रहे हो तो आप अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाते थे, हम क्षत्रिय वर्ण में शामिल हो जाते थे। लेकिन जाति व्यवस्था अपरिवर्तनशील है, इंसान अपनी जाति को नहीं छोड़ता, चाहे क्षेत्र बदल दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन जाति वहीं पर रहती है। इसके अलावा भारतीय समाज में वर्णों की संख्या कितनी बताइए, 4। 4 कौन कौन से हैं, यहां नजर डालना भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हमारे को बताए। लेकिन जातियों की संख्या नहीं है भाई निश्चित, जातियों की संख्या है हजारों में। ठीक है, जो बढ़ ही रही है जिसको कह सकते हो। तो इसीलिए जाति में जो खान पान है, व्यवसाय है, विवाह आदि के नियम बहुत ज्यादा कठोरता से लागू करे जाते हैं। यानी कि इसमें कह सकते हो किसके साथ खाना है, किसके साथ उठना बैठना है, किस जाति में विवाह करना है, क्योंकि अपनी ही जाति में विवाह करा जाता है, इसीलिए विवाह इन सबके नियम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था में इन सभी नियमों को कठोरता से लागू नहीं किया जाता। अभी बताया है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो क्या करने लगा, पठन और पाठन करने लग गया, तो वो ब्राह्मण वर्ण में शामिल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसके नियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लचीले होते हैं। इतनी चीजें समझ में आई हो तो बता दीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं।
तो देखो नातेदारी क्या होती है, तो नातेदारी जो व्यवस्था होती है ना बेटा, उसके अंदर क्या होता है, ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नातेदारी बिना समाज की मान्यता के चल जाती, नहीं, नातेदारी को समर्थन हमेशा समाज द्वारा मिलता है। जो कैसे रहते हैं, अनुमानित और रक्त संबंध होते हैं, दो तरीके के हमारे को मिलते हैं। यानी कि जो प्रकार अगर आपसे पूछा जाएगा नातेदारी के प्रकार, तो उसमें हमें दो तरह की हमें नातेदारी मिलती है। एक मिलती है रक्त मूलक नातेदारी और एक मिलती है विवाह मूलक नातेदारी। रक्त मूलक में जिसमें संबंध होता है हमारा खून से, यानी कि इसमें बोलते हैं ना कि सगा भाई, सगी बहन, माता पिता, ठीक है ना, वो सब किसमें होते हैं, हमारे नातेदारी वो रक्त संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो आती हैं वो नातेदारी आती है विवाह मूलक नातेदारी, जिसमें विवाह के पश्चात ये नातेदारी बनती है। ठीक है, जैसे विवाह के बाद में कौन कौन से नातेदारी निकल कर आते हैं जिनका संबंध हमारा खून से नहीं होता, जैसे आपके सास ससुर, भाई सास ससुर विवाह से पहले तो बन नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा साला साली, ये भी भाई क्या होगा, विवाह होगा उसके बाद ही बनेंगे। देवर भाभी, तो ये सब कैसे हो गए, हमारे विवाह मूलक नातेदारी होती है। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अपना चाय पानी कॉपी पेन सब कुछ लेकर बैठना, ठीक है ना, क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी भाई, टॉप 40 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो इसीलिए आराम से अपना चाय पराठे जो भी है लेकर बैठ जाओ और नोट डाउन करते रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है सामाजिक स्तरीकरण की सैद्धांतिक विशेषताएं बताइए। तो देखो सामाजिक स्तरीकरण किसको कह सकते हो, तो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह का उच्च निम्न छोटे बड़े के आधार पर जो विभिन्न स्तर बांट दिए जाते हैं कि ये ऊंचे हैं, ये नीची जाति से हैं, ठीक है, इसके अलावा बड़े हैं, छोटे हैं, इनको जब हम अलग अलग स्तरों पे बांटते हैं तो इसी को बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है, जिसमें आप समझ सकते हो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। ऐसे ही एज इट इज लेकर आ जाओगे पेपर में, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, पिछली बार भी जो बच्चे थे 12th में बहुत अच्छा उन्होंने सोशियोलॉजी में करा है, तो इस बार आप भी कर सकते हो। बस जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे आप फॉलो करते चलिए। ठीक है, और जहां पर भी आपको डाउट ये सब चीजें आती हैं उसको आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड कर दी है, आप उस पर फॉलो करके उससे कमेंट में पूछ लीजिए, मैसेज करके पूछ लीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो मैं आपके लिए हर तरीके से तैयार हूं, बस आपको भी मेरा साथ देना है। तो देखो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं, तो सामाजिक स्तरीकरण कैसा होता है, व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं होता बल्कि एक समाज की विशेषता भी होती है। तो सिर्फ हमने व्यक्तियों के बीच में नहीं कर रखा है, इसको हमने क्या कर दिया है, समाज द्वारा निर्धारित करा है, समाज को एक संचालित करने का तरीका भी होता है। सेकंड पॉइंट कहता है सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इसका मतलब क्या होता है, वंशानुगत है। जैसे एक पीढ़ी के द्वारा सामाजिक स्तरीकरण को दूसरी पीढ़ी द्वारा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे क्या होता है कि हमारे माता पिता के पास में कहां से चीजें आई, उन दादा दादी ने बताई, ठीक है ना, उनके पास कहां से आई तो उनसे पहले की पीढ़ियों ने बताई, अब हमारे पास में कैसे आ रही, हमारे माता पिता से, और हमसे कैसे चली जाएंगी वो आगे जो हमारे आने वाली जनरेशन रहेगी उस तक पहुंच जाएगी। इसी को बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वंशानुगत आयाम। इसी में हमें पॉइंट मिलता है सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचार द्वारा संपन्न क्या मिलता है, इसको प्रोत्साहन मिलता है। देखो किसी भी चीज को प्रोत्साहन जब भी मिलता है जब उसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, ठीक है, तभी उसको क्या होगा, पूर्ण रूप से समाज के अंदर लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि सामाजिक विषमता सामाजिक कैसे है। ये मैं 2 बार से तो लगातार देख रहा हूं, क्वेश्चन आपका बन ही जाता है कि कैसे कह सकते हैं कि सामाजिक विषमता सामाजिक कैसे है। ठीक है, 2 बार के जो पेपर आ रहे हैं उसमें तो मैं लगातार ही देख रहा हूं इसको। तो कैसे कह सकते हो ये, क्योंकि इसके लिए सामाजिक विषमता व बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं होते भाई, समूह से संबंधित होते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, व्यक्ति से नहीं है, इसमें व्यक्ति को मतलब महत्व नहीं दिया जा रहा, समूह को दिया जाता है, इसीलिए कहलाते हैं कि विषमता। और हमें क्या मिलता है, बहिष्कार देखने को। सेकंड, इनका कोई आर्थिक सरोकार नहीं होता, यानी कि आर्थिक रूप से नहीं है कि अगर आप इंसान कोई गरीब है या अमीर है उसके हिसाब से विषमताएं देखने को मिलेगी, नहीं, ये सामाजिक स्तर से देखने को मिलता है। पूर्ण रूप से व्यवस्थित व संरचनात्मक होते हैं, ठीक है ना, इनको समर्थन मिलता है समाज द्वारा, जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं वो इनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें कह सकते हो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को परिभाषित कीजिए। देखो एक तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यही बन जाता है कि सूचना का अधिकार, जिसको आप कह सकते हो राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। तो ये कंफ्यूज मत होना, पेपर में वो ऐसे भी करके दे देगा आपको आरटीआई, बस हिंदी में लिख देगा इसको, ठीक है। तो ये कब आया था? 2005 में आया था। 1 नंबर का तो यहीं पर बन गया आपका, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो अभिप्राय राज्यों को लोगों को उत्तर देने के लिए क्या करता है? बाध्य करता है, जिसको कह सकते हो कि हम कोई भी काम हो रहा है ना समाज के अंदर, यानी कि पूरे हमारे शहर के अंदर कुछ भी चीज हो रही है, उसकी हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं राज्य से, और राज्य इसको देगा ही देगा। इसको कह सकते हो वो मना नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन टाइम पीरियड ये नहीं कि आपने आज ही भाई एप्लीकेशन डाली, फाइल डाली और आपने बोला कि नहीं मेरे को तुरंत आंसर चाहिए, नहीं। टाइम होता है 30 डेज का, ठीक है ना। उसमें आपको फुलफिल कराया जाएगी, आपकी जो भी नीड है उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। एक सड़क भी बनती है ना, उसमें कौन सा मटेरियल लगा है, कितना पैसा लगा है, वो सब इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो। तो सोचो ये फायदा है राइट टू इंफॉर्मेशन का, सूचना के अधिकार का। तो बाध्य करने से है, इसके आधार पर क्या हो गया, आम जनता भी सरकारी काम का सरकारी कार्यकर्ता से, सार्वजनिक कार्यालयों से जानकारी मांग सकती है। इसको तो कह सकते हो, यही तो हमारे लोकतंत्र की खासियत है। जब सूचना का अधिकार आने के बाद में हम हर चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस पर कितना खर्चा आ रहा है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और प्राधिकरण यानी कि जो भी सरकार के कर्मचारी हैं, उनसे आशा की जाती है कि वो कितना 30 दिन के भीतर उसका उत्तर प्रदान कर दे, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये चीजें बता चुका था। अब इससे क्या लाभ है और क्या महत्व देखने को मिलते हैं। तो देखो सूचना के अधिकार के जो लाभ हैं और महत्व हैं, ठीक है ना। एज इट इज ये भी पूछा जा सकता है कि 2 लाभ बताइए, ठीक है। तो कह सकते हो किसी भी सूचना के लिए अनुरोध करने का अधिकार आम जनता को मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, जहां पर पहले आम जनता सरकारी कार्यालयों इन सबसे बहुत ज्यादा क्या थी, पीछे की साइड में रहती थी। लेकिन 2005 से पहले की बात है, 2005 के बाद में आम जनता के पास में सरकारी जो कार्यकाल, सरकारी कामकाज है, उस तक पहुंच निर्धारित कर दी, तो आम जनता तक पहुंच गए। सेकंड बात करता है विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किए जाने के बारे में लोगों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें कह सकते हो कि जितना भी एक हमारा जो मिनिस्ट्री है वो कितना धन आवंटित करती है कि किसी चीज को बनाने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, एक पुल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने कितना फंड प्रोवाइड करा और वो कहां कहां कैसे कैसे लग रहा है, वो आप धन से रिलेटेड चीजें मांग सकते हो आरटीआई के द्वारा। तो थर्ड कह रहा है जनता को दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स है, उसको आपकी एक कॉपी दे दी जाएगी कि हाँ भाई ये वाली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है, यानी कि इसके अंदर कितना कितना खर्चा आ रहा है, वो सारी चीजें इसमें बता दी जाती है। लास्ट पॉइंट कहता है दस्तावेजों को कार्य और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार जनता के पास उपलब्ध हो जाता है, यानी कि जितना भी हम सरकारी कामकाज को समझ सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, सूचनाएं मांग सकते हैं, ठीक है। तो चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो यार कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है ना। कोई पैसा नहीं लग रहा उस चीज में, लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, उनको भी बता दो भाई कि बढ़िया क्लास चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और क्या होता है इससे फायदा, जनता को कार्य की सामग्रियों को प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार होता है। नमूने का मतलब है सैंपल, जिसको कह सकते हो कि हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन का भाई सैंपल दिया जाएगा, इस तरीके से चीजें आपको पढ़ाने के लिए। सेकंड लास्ट पॉइंट कैसे, नागरिक सूचना कैसे मिल सकते हैं, प्रिंट आउट के जरिए मिल सकती है, हार्ड कॉपी, या फिर फ्लॉपी डिस्क में मिल सकती है, या टेप में मिल सकती है, वीडियो कैसेट, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो ये था सूचना का अधिकार और उसका महत्व। तो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है हमारा सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, जो कहता है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो देखो सांप्रदायिकता से हम क्या समझते हैं, तो सांप्रदायिकता का देखो अर्थ क्या होता है, आम भाषा में अगर कहें तो हम धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद से लिया जाता है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता और धार्मिकता दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन सरोकार जो होता है वो कहीं ना कहीं निकाल लिया जाता है, किस चीज से कह सकते हो कि आपको धर्म से, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, अराजक उग्रवाद है। उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी अभिव्यक्ति होती है जो अपने ही समूह को वैध या श्रेष्ठ मानती है, यानी कि इसको लगता है कि कहते हैं कि सिर्फ हमारा ही जो समूह है वो श्रेष्ठ है, बाकी निम्न है। बस यहीं पर यही सांप्रदायिकता क्या कर लेती है, जन्म ले लेती है। देखो उससे पहले क्या, देखो सब बराबर हैं,
मैं महान हूं अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बताना लेकिन दूसरे को निम्न बताना, दिक्कत यहां है। तो बस इसीलिए ये क्या कर लेती है, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए इसमें क्या हो जाता है बेटा, दंगे देखने को मिलते हैं, सांप्रदायिक दंगे इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, विरोधी समझते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि जनांकिकी के प्रकार बताइए। तो देखो जनांकिकी के प्रकार होते हैं दो, एक सामाजिक और एक आकारिक जनांकिकी, ठीक है। तो सामाजिक और आकारिक, इसमें कह सकते हो सामाजिक जनांकिकी है, इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में भी पूछा गया है, ठीक है, कि जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों को हम क्या कहते हैं, सामाजिक जनांकिकी। और आकारिक जनांकिकी किसको कह सकते हैं, जिसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जनसंख्या कितनी है, कितनी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनसंख्या रहती है, कितने प्रतिशत निवास करते हैं, ये सब हम किसमें करते हैं, आकारिक जनांकिकी में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, संविदा खेती से आप क्या समझते हैं। देखो संविदा खेती, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पेपर में बहुत बार, ठीक है। तो संविदा जो आपकी खेती होती है, देखो संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो के बीच में मिलेगा, जो भी आपके बड़े बड़े व्यापारी हैं वो हो गए और किसान, ठीक है ना, इनके बीच में क्या होता है, संविदा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि कौन सी फसल कब कैसे उगानी है, ठीक है ना, वो सब पहले ही एक समझौता कर लिया जाता है, उसी को बोलते हैं संविदा खेती। तो देखो जरा क्या होता है, संविदा कृषि अग्रिम समझौते के अंतर्गत, अग्रिम का मतलब है पहले, ठीक है, प्रायः पूर्व निर्धारित कीमतों पर कि कौन सी उत्पाद के कितनी कीमत दी जाएगी वो शामिल हो जाती है। उत्पादन और आपूर्ति हेतु किसानों और विपणन फर्मों के बीच एक समझौते को संदर्भित करती है। ये विपणन फर्म वही है जो मैंने आपको बताया, व्यापारी, ठीक है ना, उनके बीच में पहले समझौता हो गया है कि भाई ये वाली फसल उगानी है, इसके लिए हम आपको इतना पैसा, पहले ही सारी चीजें नोट डाउन कर ली, ठीक है ना, हर चीज को पहले ही बात कर ली, इसी को बोलते हैं संविदा खेती। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। संविदा खेती बहुत ही आम है, खास करके जैसे फूल की खेती करी जाती है, फल की खेती की जाती है, अंगूर की, अनार की, कपास की, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में जहां खेती किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान भी करती है, वही किसानों के लिए अधिकार सुरक्षित भी बन जाती है। कैसे बन जाती है भाई, क्योंकि इसको क्या हो गया, किसान भी एक निश्चिंत हो गया कि भाई अब हमें इतना पैसा तो मिलेगा, बस ये खेती हमें करनी है, अपने को इतना पैसा मिल रहा है, तो एक तरह से फायदा भी हुआ है, ठीक है। इसमें अब कई बार क्या होती है, कंपनी या फिर कोई व्यक्ति किसान के साथ अनुबंध करता है कि किसान द्वारा उगाई गई फसल को एक निश्चित समय पर तय दाम पर खरीदेगा, कि भाई आपको ये फसल है, आपको मान लो एग्जांपल के लिए अंगूर बोला गया कि आपको अंगूर की खेती करनी है, आपको इसके लिए इतना पैसा मिलेगा और आपको इतने समय में हमें करके भी देना है। ये नहीं कि कहते हैं कि आपसे संविदा हो गई और आप 2 साल बाद दे रहे हो, ये नहीं चलेगा, तो संविदा टूट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, आपका समझौता टूट जाएगा। तो ये क्या है, निश्चित समय पर होता है। इसमें खाद, बीज, सिंचाई, मजदूरी सहित अन्य खर्चे कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, आपका कुछ नहीं लग रहा, आपको पैसा मिलेगा इस चीज के लिए, ठीक है ना, वो सारा खर्चा वही होगा, बस कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार ही किसान खेती करेगा, वो जैसा कहेगा उतनी खेती करने पड़ेगी आपको, इसमें किसान का नहीं रहेगा, तो किसान को तो फायदा है इससे, ठीक है ना, ये चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, समुदाय की विवेचना कीजिए। तो देखो समुदाय की विवेचना इसको कह सकते हो, समुदाय क्या होता है। तो देखो समुदाय की विवेचना जिसमें कह सकते हो, समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा का एक कम्युनिटी वर्ड है, उसका हिंदी रूपांतरण है समुदाय, ठीक है ना, कम्युनिटी का। यह शब्द दो लैटिन शब्द, एक कॉम और म्यूनिस, तो देखो कॉम इससे निकला और म्यूनिटी जिसको कह सकते हो म्यूनिस से बना है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर, ठीक है ना, इसमें एक साथ मिला जाता है, और एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना। तो क्या निकल कर आया बेटा, ठीक है ना, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक साथ सेवा करते हैं, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी। हमेशा यही होता है, समुदाय में क्या चीजें होती हैं, चीजों को आसान कर लिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को शामिल करते हैं। 2 सेकंड बस पानी पी लूं भाई एक बार, आप भी जब तक चाय पीनी है चाय पी लो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रॉबर्ट माल्थस की जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत समझाइए या बताइए, ठीक है ना। देखो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट माल्थस ने भाई क्या करा था, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। दो तरीके से इसमें कह सकते हैं, उन्होंने बोला था जनसंख्या का एक तो ज्यामितिक अनुपात दिया। उन्होंने क्या बोला, जनसंख्या जो है ना वो कैसे बढ़ रही है, दुगने के उसमें बढ़ रही है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 का दुगना 128, क्या हो रहा है, दुगनी से 2 गुनी तेजी से बढ़ रही है आपकी, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होती है, आपकी जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो कृषि उत्पादन है वो तो इस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है, वो आपका गणितीय या फिर समांतर रूप से हो रहा है, रूप से बढ़ रहा है, जिसमें कह सकते हो देखो 2-2 का अंतर मिलेगा, 2, 4, 6, 8, देखो सब में 2-2 का अंतर है। इस तरीके से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाता है। कैसे बढ़ रहा है भाई, देखो ना यहां पर जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, 2, 4, 8, 16, 32 इटसेट्रा, और खाद्य उत्पादन 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो सोच लो ना, इनके बीच में ये आपको अंतर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बस इसी चीज को वो कह रहे हैं कौन, रॉबर्ट माल्थस, की इनके बीच में जो असंतुलन है ना वो पैदा हो जाता है खाद्य लायक और जनसंख्या। इसीलिए वो बोलते हैं कि जनसंख्या को क्या करो, कम करते हुए चलो। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि अल्पसंख्यकों को क्यों संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए। वो आपसे ही पूछ रहा है क्यों अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का पहले तो मतलब समझो। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम होती है। भारत में अगर हम बात करें तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, बौद्ध, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक है। तो अब इनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो क्यों ऐसा पड़ रहा है, क्योंकि बहुसंख्यक, बहुसंख्यक का मतलब है जिसकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो बहुसंख्यक वर्ग के जनसंख्या की प्रमुख के कारण धार्मिक और सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक है ना उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें कह सकते हो कि उनके लिए संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज से कटे हुए हैं। भाई जिस तरीके से बहुसंख्यक तो समाज से पूर्ण रूप से जुड़े हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक है वो क्या है, समाज से कटे हुए हैं। इसी में सेकंड पॉइंट बात करता है अल्पसंख्यकों की सामाजिक स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक की, चाहे कोई भी अल्पसंख्यक हो, उन सबकी सामाजिक जो स्थिति हमें देखने को मिलती है उनमें बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। थर्ड बात करता है अल्पसंख्यक राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, क्योंकि सरकार कौन बना लेता है, देखो सरकार हमेशा क्या होती है, बहुसंख्यक द्वारा निर्धारित हो जाती है। क्यों, क्योंकि मेजोरिटी देखी जाती है। अब मेजोरिटी बहुसंख्या वाले जो लोग हैं वो ज्यादा होते हैं, इसी वजह से वो सरकार बना लेते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर ये तो भाई राजनीति में बहुत कम रूप से आ पा रहे हैं, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इनको संविधान के अंदर अलग से संरक्षण देना पड़ेगा अल्पसंख्यकों को, उनकी रक्षा करने के लिए। और अल्पसंख्यक सांस्कृतिक दृष्टि से अलाभकारी स्थिति में होते हैं, इसीलिए आप देखते हो कि इनको अलग से कंपेंसेशन ये सब दिया जाता है ताकि इनकी जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जाए। और लास्ट पॉइंट कहता है अल्पसंख्यकों के लिए पूर्वाग्रह और रूढ़ धारणाएं है भाई, रूढ़ धारणाएं विकसित होती हैं, ठीक है। तो पहले से ही एक असम्पशन बना लेते हैं कि यार ये लोग तो ऐसे ही हैं, इस तरीके से हमें इनको दूर करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, इसके लिए जरूरत पड़ती है। कैसे, कि हमें क्यों संविधान द्वारा इसको संरक्षित करना चाहिए। इतनी सी बात थी, इसमें समझ में आ गई तो बताइए, ठीक है। बढ़े फिर अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाँ सर जी बढ़ो, बिल्कुल बढ़ो, चलो आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है पर परिभाषित करना कठिन है। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा बोल नहीं रहा हूं मैं, तो शेयर तो कर रहे हो ना साथ ही साथ। हाँ रोहित बेटा शेयर जरूर कर देना आप, ठीक है ना। तो इसीलिए ठीक है, शेयर कर देना, उसके बाद कमेंट करना यार, अगली वीडियो में पक्का आप सबका नाम दूंगा, ठीक है। तो राष्ट्र क्या होता है, बड़े स्तर का समुदाय होता है, ठीक है, और एक ही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वेच्छा से रहने का प्रयत्न करता है और नैतिक भावनाओं के शक्तिशाली सूत्रों में बंधा रहता है। यानी कि क्या हो रहा है, राष्ट्र देखो सभी एक बड़े तरह का समुदाय होता है, उसको हम जब एक सबको बांध लेते हैं ना, इसमें हम समझ लो क्या होता है कि अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धार्मिकता के लोग रहते हैं, सब भारत के अंदर रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही भारत को बढ़ाने की बात आती है सब एक जैसे आ जाते हैं, राष्ट्र भावना हमारी निकल कर आ जाती है। कैसे हो रहा है ये सब, कैसे बांधा हुआ है इन सबको, तो इस सबको कह सकते हो राष्ट्र के लिए, ठीक है ना। अब राज्य क्या होता है, तो देखो राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय होता है जो प्रभुता संपन्न सरकार द्वारा नियमित और बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है।
यानी कि देखो 4 राज्य की ना वैसे विशेषताएं होती हैं, इसके अंदर आपके लिए कह सकते हो एक निश्चित भू क्षेत्र होता है, यानी कि एक भू क्षेत्र है, दूसरा यहां पर सरकार होती है, थर्ड यहां पर जनता मिलेगी राज्य में, और फोर्थ आपको मिलेगी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है जिसपे बाहरी रूप से ये क्या हो, स्वतंत्र हो। तो देखो ये 4 चीजें हैं जो मिलकर एक राज्य बनाती है। कोई सा भी राज्य उठा लो रैंडमली, आप अपने दिमाग में रख लो। चलो मैं हरियाणा ले लेता हूं, देखो हरियाणा की क्षेत्र भूमि निश्चित है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे भारत तक फैला हुआ है, नहीं, सरकार है वहां पर, जनता है, संप्रभुता है। संप्रभुता इसका मतलब हरियाणा सरकार अगर अपने आप में कोई फैसले लेगी तो ये नहीं होगा कि कोई भी दूसरे राज्य की सरकार उसको आकर मना कर दे, नहीं, ये है राज्य की विशेषता है। अब राष्ट्र राज्य क्या है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि इसकी व्याख्या करना सरल है लेकिन परिभाषित करना कठिन है। ऐसे क्वेश्चन नहीं बना देता भाई, चीजों को सोच समझ के बनाया जाता है। तो ये एक विशेष प्रकार का राज्य होता है जिसमें आधुनिक जनता की विशेषताएं होती है और एक सरकार की निश्चित क्षेत्रफल होता है, संप्रभु शक्ति होती है और वहां रहने वाले लोग उसके नागरिक कहलाते हैं। इसीलिए हम उसको बोलते हैं नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। अमेरिका, भारत, ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमारे नागरिक जो होते हैं वो इसको कहलाते हैं, जो भी इसमें लोग रहते हैं उसको नागरिक बोला जाता है, सिटीजन बोला जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनजातीय जीवन के ऊपर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो जनजातीय जीवन की बात कर रहे हैं। देखो भारतीय संविधान के अनुसार जो निर्धनता, शक्तिहीनता, निर्धनता गरीबी, शक्तिहीनता जिसके अंदर शक्तियां इतनी ज्यादा नहीं है, सामाजिक लांछन से जो पीड़ित समूह है उनको हम क्या बोलते हैं, जनजातीय लोग बोला जाता है। इसमें भारत में इसको नॉर्मल कह सकते हैं, जनजाति भी कहते हैं, इसके अलावा इनको आम भाषा में कई बार वनवासी भी कह देते हैं। ठीक है, तो जनजाति, वनवासी, और भारत के अंदर जैसे कई बार होता है ना, हम अपने अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं। ठीक है, तो आम भाषा में इन्हें आदिवासी, वनवासी के नाम से जाना जाता है। अब इनकी कुछ समस्याएं हैं। देखो समस्याएं इनके पास में क्या है, एक तो इनको इनके क्षेत्र से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। कैसे, संसाधनों के नाम पर, जिसमें कह सकते हो कि प्रोग्रेस के नाम पर इनको विस्थापित कर दिया जाता है इनके भू क्षेत्र से। ठीक है, इसके अलावा ये लोग क्या मांगते हैं, जल जंगल जमीन पर इनका अधिकार होना चाहिए। तो वही है, आदिवासी क्षेत्रों में सघन औद्योगिकरण की नीति के कारण, क्योंकि इनके पास में बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। ठीक है, अब जहां ये रह रहे हैं वहां पर बहुत सारे संसाधन है, रिसोर्स है, खनिज संसाधन है, इसकी वजह से औद्योगिक चीजें वहां पर निर्धारित कर ली जाती हैं और इससे इनको आवास में परेशानी होती है, क्योंकि उनको वहां से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। और राष्ट्रीय वन नीति बनाम, राष्ट्रीय वन नीति बनाम आदिवासी विस्थापन। ठीक है, आदिवासी विस्थापन जिसको कह सकते हो आप, कि अब इनको क्या होता है, राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई कि हमने ये वाला एरिया प्रोटेक्ट कर दिया, अब इसमें वनवासी नहीं रहेंगे। वनवासी भी कह रहे हैं क्यों नहीं रहेंगे भाई, तो वो क्योंकि हमारी तो जीविका, तुम तो भाई राष्ट्र का विकास कर रहे हो, लेकिन उस विकास से हमें तो दिक्कत हो रही है, तो वो विकास थोड़ी काम आ रहा है। तो इसीलिए इनको कुछ ऐसी चीजें इसमें कह सकते हो कि इनके लाभ के लिए भी सोची जाए, वो इन लोगों के लिए परेशानी का विषय बन जाती है। तो विस्थापन जिसके तहत इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार द्वारा क्या होता है ना, इनको अलग से जगह पर विस्थापित, भाई एक जगह से विस्थापित करके कहीं तो स्थापित करोगे, तो वही चीज इनको स्थापित करने की बात करते हैं। फिर है आदिवासियों में सजातीय राजनीतिक जागरूकता के दर्शन के चलते इन्हें समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास में राजनीतिक जागरूकता वैसे देखा जाए तो कमी होती है। ठीक है, फिर भारत सरकार ने वनों का दोहन कर दिया, वनों को जिसको कह सकते हो कटाई कर दी। कहीं पर बैट बन रहे हैं, आपके घर में, हम सबके घर में फर्नीचर लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो उन सब चीजों के ऊपर लकड़ी का जितना यूज होता है उसके वजह से वनों का दोहन हो रहा है। खदान कारखाने बन रहे हैं, बांध बनाने के नाम पर, कि अब हमें क्या करना, बांध बनाने, अब बांध बनाने तो वहां के जो पॉपुलेशन होगी उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इनकी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया और उनका पलायन देखने को मिला, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लोग अपने क्षेत्रों को छोड़ छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर्स मैंने डिटेल में कराया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जरूर देख लेना। ठीक है, वहां पर आपको इमेज भी दिखा रखे किस तरीके से ये पलायन करते हुए दिखाए गए। आदिवासी समाज में प्रगति के नाम पर आंतरिक उपनिवेशवाद का सामना करना पड़ रहे हैं, इनको इनकी जमीनों से बेदखल कर दिया जाता है। ठीक है ना,
तो इस तरीके से अपनी ही भूमि पर, ठीक है ना, इनको आंतरिक उपनिवेश यानी कि दूसरे आकर, इसमें कह सकते हो बड़े बड़े बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो आकर कब्जा सा कर लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं इन लोगों को कि आंतरिक उपनिवेशवाद का सामना करना पड़ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सामाजिक स्थिति के अनुसार जाति व्यवस्था को निरूपित कीजिए। देखो जाति व्यवस्था, मैंने उस टाइम पर बोला था कि जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर होती है, तो इसीलिए आगे कैसे कठोर होती है, देखो जाति जन्म से निर्धारित होती है, ना कि उसे मनुष्य की स्थिति से लेना देना होता है, यानी कि जैसे ही इंसान जन्म लेता है अपनी जाति उसको बता दी जाती है, लो भाई तुम इस जाति के हो, ठीक है, तो जन्म से निर्धारित है, 1 नंबर का आता है। वैसे भी जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, क्यों? क्योंकि इसमें भेदभाव किया जाता है जातियों के आधार पर, उच्च जाति द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाता है, इसीलिए जाति के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिलता है। हमने देखा था ना, उच्च जाति, निम्न जातियां, ठीक है, और निम्न जातियों में भी जो उसकी सब कास्ट होती हैं, उपजातियां, वो भी देखने को मिलती हैं। जाति को शुद्धता व अशुद्धता के आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है, अशुद्धता, तो अशुद्धता के आधार पर विभाजित करते हैं हम इसको, जातियों को, कैसे कि ये जाति शुद्ध है, वो वाली जाति अशुद्ध है, ठीक है ना, उसके अगर हाथ का पानी छू लिया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। कितना अजीब तरीके की बातें थी भाई, अब तो फिलहाल बहुत कम देखने को मिलती हैं, ग्रामीण इलाकों में हो सकता है आज भी है। जाति व्यवस्था में व्यक्तियों का उनके व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण देखने को मिलता है, यानी कि कौन सा कार्य आप कर रहे हो उसके अनुसार वर्गीकरण देखने को मिलता है कि इस जाति के लोग सिर्फ यही कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा विवाह संबंधी कठोर नियम देखने को मिलते हैं कि अपनी ही जाति में क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। 6th पॉइंट है, जाति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है, कि सामाजिक स्थिति कैसी है उससे पता लगाते हैं कि ये उच्च जाति का है ना, तो उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, निम्न जाति का है तो समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, इस तरीके से बात करते हैं। और जाति व्यक्ति का खान पान, रहन सहन के कठोर नियम निर्धारित करती है, किसके साथ खाना है, किसके साथ में ना है, ये सब कुछ जाति निर्धारित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हकदारी की पूर्ति का अभाव से क्या तात्पर्य है? देखो हकदारी की पूर्ति का अभाव का मतलब है कि अगर कोई एक सामान है, मान लो ये कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक है, और इसमें मेरी पहुंच ही नहीं है कि मैं यहां तक इसको खरीद पाऊं, और खरीदने लगा कर चलो पैसा आ भी गया, लेकिन बोल रहे कि आप नहीं खरीद सकते इसको क्योंकि आपको अनुमति नहीं है, तो इसी वजह से बताते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम कर जाती है, हकदारी पूर्ति का अभाव, कि जिसके हक की बात है उस तक वो चीजें पहुंच ही ना पाए, ठीक है। तो ऐसे ही अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था अमर्त्य सेन, उन्होंने बताया कि अकाल जो पड़ रहा है भाई, अब क्या हुआ, ये इसी वजह से जब पहुंच ही नहीं पाओगे तो अकाल पड़ेगा, तो बोला कि खाद्य की उत्पादन की कमी से नहीं हो रहा, उसकी गिरावट आने के कारण ही नहीं पड़ते, एक कारण ये भी है, लेकिन हकदारी की पूर्ति का अभाव यानी कि भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की अक्षमता, कि या तो उनके पास में पैसे ना हो, और अगर पैसे भी हैं तो उनको मना कर दिया जाए कि आप इसको नहीं कर सकते, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, ठीक है ना, इसके कारण भी अकाल पड़ते रहे हैं। तो कह रहा सिर्फ एक कारण ही नहीं है, हकदारी पूर्ति का अभाव भी है। ऐसी बात किसने कही थी? अमर्त्य सेन जी ने कही थी, बस के साथ में अन्य विद्वानों ने भी कही। तो इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या करा था, भूख और भूखमरी से समाधान करने के लिए एक नियम बनाया था जिसको हम बोलते हैं मनरेगा, ठीक है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम कब आया था? 2005 में, ठीक है, इसीलिए बनाया था ताकि 100 डेज का मिनिमम आपको काम मिल सके। इतनी चीज समझ में आई? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखो आपको धैर्य बना के रखना है, क्योंकि इसके बाद में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये करके चले जाओ, कह रहा हूं ना, पेपर क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं देखने को चीजें मिलेंगी। हाँ घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, एक अलग चीज है, बट चीजें आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी, इसको कर लो, धैर्य बना के रखो, पेशेंस, ठीक है ना, पूरा वीडियो लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो भारत में जनसांख्यिकी लाभांश को परिभाषित कीजिए। देखो जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, किसको रहे हैं, तो हमारे पास में देखो यहां पर है आपके 15 से 59 वर्ष के लोग, और इनसे पहले हैं आपके जो 15 से पहले, जिसको कह सकते हो ना आप, जो भी बच्चे हैं, ठीक है ना, 14 साल तक, जन्म से 14 साल, ये वो वाले हैं।
और इनके बाद में जिनको हम बोलते हैं वरिष्ठ नागरिक, यानी कि 60 वर्ष से ऊपर की जो आयु के लोग हैं। अब बताओ ये लोग कमाने जाते हैं? नहीं सर, ये तो नहीं जाते। क्या ये जाते हैं? अच्छा तुम बताना बेटा मीनाक्षी, ये जाते हैं कमाने? नहीं सर, ये भी नहीं जाते। आप तो खुद नहीं जाते हो, ठीक है ना। तो यानी कि ये वो लोग हैं जो क्या है, इन लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो इन लोगों को इनका भी भरण पोषण करना है और इनका भी करना है, अपने बच्चों का भी करना है, अपने माता पिता का भी करना है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। और भारत का ये जनसांख्यिकी लाभांश बहुत अच्छा है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई बेटा। तो बस इसी चीज के लिए बात करते हैं। जब कार्यशील लोगों की संख्या पराश्रित, पराश्रित में कौन है? बच्चे और 60 वर्ष से हैं लोग ऊपर, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या अधिक होती है, यानी कि इन लोगों की संख्या इनसे और इनसे अधिक होती है, उसी को हम बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। और जनसंख्या संरचना संक्रमण की व्यवस्था को 15 से 59 वर्ष की आयु, ठीक है ना। यानी कि इसको हम कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। तो समझा दिया है इस चीज को। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18, सत्तावादी राज्य की विशेषता व परिणाम बताइए। देखो सत्तावादी राज्य क्या है आपका, तो सत्तावादी राज्य की विशेषताएं होती हैं, देखो शब्द में ही दिख रहा है सत्तावादी, जिसमें वो क्या रहेगा, अपने अलावा किसी और की शासक सुनना ही नहीं चाह रहा। इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कठोर नियमों को पालन करने को किया जाता है, लोगों के पास में स्वतंत्रताएं नहीं होती, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सत्तावादी राज्य, ठीक है। वह राज्य जिसमें लोगों की आवाज ही नहीं सुनी जा रही, लोग चिल्ला रहे हैं सरकार के खिलाफ लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, ये वो लोग हैं, ठीक है ना। जिसके पास शक्ति होती है, किसी भी प्रति के उत्तरदायी नहीं हो रहा, जो मना रहा वो कर दिया, और पूछा जा रहा है ऐसा क्यों कर दिया, तो कहते तुम कौन हो हमें समझाने वाले। तो ये होते हैं सत्तावादी राज्य। अक्सर भाषा के स्वतंत्रता पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, सत्ता के दुरुपयोग से संरक्षण का अधिकार, कानून के अपेक्षित प्रकार का अधिकार जैसे अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्सर सीमित या समाप्त कर देते। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर देंगे, लोगों को बोलने की आजादी छीन ली जाती है, ये सब काम कौन करता है? सत्तावादी राज्य। उसका परिणाम भी निकल कर आते हैं भाई। परिणाम जिसमें आप कह सकते हो कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हरण कर लिया जाता है, या फिर आप कह सकते हो मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया जाता है, छीन लिए जाते हैं। मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए, तो सोच लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। उनको बचाने के लिए भी आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। सत्तावादी शासन के अंतर्गत भागीदारी की जो लहर होती है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग ज्यादा पार्टिसिपेशन निभाने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत सामाजिक आंदोलन की शुरुआत देखने को मिलती है, जैसे महिला आंदोलन करा जाएगा, भाई आप बात नहीं सुनोगे तो आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन होगा, मजदूर आंदोलन होगा, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन होगा, मानव अधिकार आंदोलन, कृषक आंदोलन, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आंदोलन जितने भी होंगे वो सब चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, स्त्रियों के अधिकारों व उनकी स्थिति के लिए चलाए गए सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है एज इट इज ऐसा ही पूछा जाएगा, कई बार यहां से भी क्वेश्चन बनेगा और यहां से भी बनेगा। तो देखो शुरुआत से ही स्त्री पुरुष के अंतर्गत भेदभाव देखने को मिलता है, जैसे कह सकते हो, जबकि स्त्री पुरुष में जो असमानता है वो सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक। प्राकृतिक रूप से स्त्री पुरुष में कोई असमानता नहीं दी गई है। जो कार्य कह सकते हो कि ना स्त्री भी कर सकते हो, बायोलॉजिकल डिफरेंस को छोड़ दिया जाए वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो इसके अलावा कह सकते हो कि कोई भी असमानता नहीं। आप खुद देखो ना यार, आज डिफेंस सेक्टर में, आर्मी में महिलाएं हैं, जिसमें कह सकते थे महिलाएं तो कमजोर होती हैं, यार ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में जैसा स्टार्टिंग से डाल दिया जाएगा वैसी ही चीजें चलती रहेंगी, ठीक है ना। आप स्टार्टिंग से उनको एकदम से बना के चलिए ना स्ट्रांग, तो वो हमेशा स्ट्रांग रहेंगी। तो इसीलिए बोल रहा है कि प्राकृतिक नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां वह पुरुषों की तुलना में कम होती हैं, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। हमारे पास ऐसे भी समाज रहे हैं जहां पर परिवारों में महिला की सत्ता देखने को मिलती है, जैसे आपका खासी जनजाति है, ठीक है ना, उसके अंदर महिला प्रधान होते हैं वो, ठीक है। केरल के अंतर्गत ऐसा नायर परिवार है, और मेघालय की खासी जनजाति, जिसमें जो सत्ता निर्धारित होती है वो महिलाओं से होती है, पुरुषों से नहीं होती है, ठीक है। इसी में है फिर महिलाओं के उत्थान के लिए कई समाज शास्त्र सुधारकों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि समाज सुधारक ने क्या किया है महिलाओं के लिए, तो आप इसका आंसर दे सकते हो, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने। देखो इन्हें वैसे भी भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने सती प्रथा व बाल विवाह का विरोध किया था, और इन्हीं की सहायता से 1829 में
विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा क्या होती है? जिसमें पति की मृत्यु के बाद में वाइफ को भी, स्त्री को भी उसके साथ जला दिया जाता था जिंदा। सोचने में बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है ना, उस टाइम की ये प्रथा थी। 1829 में सर विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की सहायता से हटाया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए, ठीक है ना। तो स्वामी जो आपके दयानंद सरस्वती रहे थे, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, उनको क्योंकि पता था महिलाएं पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं समाज बढ़ेगा आगे, ठीक है। और महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने विधवा विवाह पुनर्विवाह पर बहुत ज्यादा जोर दिया। ये सब एक एक नंबर के भी बन जाएंगे। विधवा विवाह पुनर्विवाह पर किसने जोर दिया था? तो महादेव गोविंद रानाडे ने दिया था कि विधवा अगर हो गई है तो उसके बाद में विवाह कर सकती है। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने जातीय व लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया। जाति के आधार पर और लैंगिक यानी कि जो स्त्री और पुरुष उनके बीच में असमानता है उसकी बात करी। और सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम के अंदर सामाजिक सुधारकों के लिए महिलाओं के लिए स्कूल व कॉलेज खोले कि जो इस्लाम है उसके अंदर महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। तो वो ये बात कर रहे थे, कौन? सर सैयद अहमद खान। बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है। पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखो पश्चिमीकरण क्या है? तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो पश्चिम देशों के सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप होती है, यानी कि जिसमें कह सकते हो परिवर्तन या फिर जो भी चीजें हमें देखने को मिल रही है वो पश्चिम की देश की देखने की मिल रही है। यह प्रक्रिया पश्चिमी संस्कृति के तत्वों को अपनाने तथा पश्चिमी जीवन के अनुरूप सामाजिक, नैतिक और आर्थिक व्यवहारों में परिवर्तन को इंगित करती है। और डॉक्टर श्रीनिवासन ने बताया कि पश्चिमीकरण का अर्थ क्या होता है कि पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में होने वाले उन परिवर्तनों के लिए किया गया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। 150 वर्ष से ज्यादा हमारे पर राज करके गए हैं। और शब्द प्रौद्योगिकी संस्थाओं, वैचारिक और मूल्यों आदि के विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? समावेशन करते हुए चलता है कि किस तरीके से इसको बढ़ाने का काम कर रहा है। तो पश्चिमीकरण जिसमें कह सकते हो पश्चिम की ओर करना या फिर पश्चिम की जो संस्कृति है उसको अपनाना। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पश्चिमीकरण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है कि सभी भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के परिवर्तनों का समावेश है। भौतिक जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन अभौतिक जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है ना, वो इसमें आती है। पश्चिमीकरण के द्वारा हम किसी भी समाज में पश्चिम के संपर्क से होने वाले परिवर्तनों को वस्तुगत दृष्टि से विश्लेषण कर सकते हैं। यानी कि वही बात कर रहे हैं कि इसमें आपको क्या कर सकते हो, वस्तुगत चीजें हैं कि अगर जिस भी चीजें से ये मान लो ये क्या एक भौतिक संस्कृति है जिसको मैं टच कर सकता हूँ, ठीक है। पश्चिमीकरण नैतिक रूप से एक तटस्थ अवधारणा है। इसमें कंफर्म नहीं कह सकते, तटस्थ रहेगी हमेशा, ठीक है ना, अपने उसमें रहेगी। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज की चेतना व अचेतन प्रक्रिया से जुड़ी है। इसका प्रभाव भारतीय मानसिकता के चेतन व अचेतन दोनों पहलुओं पर पड़ा है। अंततः एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। आज ऐसा कोई समाज नहीं है जो पश्चिमीकरण की छाप उसके ऊपर ना दिखाई देती है, ठीक है। इस तरीके से पश्चिमीकरण बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा 50% जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोगों ने धैर्य बनाकर रखा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे भी ऐसे धैर्य बना के रखिए आप लोग, ठीक है। पानी पी लेता हूँ भाई थोड़ा सा। क्या करो बेटा, अकेले अकेले पानी पी लो? सर नहीं भाई, आप भी पी लो, बस अपने पास में गिलास रखना, ठीक है ना, तो पानी पीना है साथ में। बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बिस्किट खा लो यार आराम से। क्वेश्चन नंबर 21 कि नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्लास लंबी चलेगी भाई, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा तो इसीलिए लंबी चलेगी भाई। तो धैर्य बनाओ और शेयर जरूर कर दो यार। कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं और नागरिक समाज के द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या है? तो नागरिक समाज क्या है और नागरिक समाज के मुद्दे क्या है? देखो नागरिक समाज वो होता है ना जिसके अंदर आप व्यापक कार्य करते हो और एक नई चीजों की शुरुआत करते हो, जिसमें आप परिवर्तन करना चाहते हो, उसको बोलते हैं नागरिक समाज, ठीक है। तो क्षेत्र जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होता है, परे का मतलब है अपने बारे में नहीं सोचना, हमें सोचना है समाज के बारे में, ठीक है ना। समाज का आप विकास कैसे कर सकते हैं, तो अपने व्यक्तिगत हितों से जब ऊपर उठा जाता है तब नागरिक समाज बनाने की बात होती है, जिसमें राज्य और बाजार दोनों क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है।
सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र होता है जहां व्यक्ति मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीतिक दल, प्रेस, मजदूर संघ, कृषक संघ, पर्यावरण संघ, महिलाएं संघ, इसमें ये सब शामिल हो जाती हैं, संघ बनाए जाते हैं जिसके अंदर अकेले की बात नहीं करी जाएगी, सबकी बात करी जाएगी। नागरिक समाज के द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या है? तो देखो मुद्दे क्या है, एक तो पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित मुद्दे हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और जनजाति की भूमि की लड़ाई लड़ी गई है कि जनजातियों भी तो भाई हमारे ही समाज का पार्ट है, तो उनसे उनकी जमीनें क्यों छीनी जाए, इसीलिए वो भूमि की लड़ाई लड़ते हैं। इसके अलावा नागरिक समाज द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध अभियान चलाए गए हैं कि अगर किसी भी महिलाओं के प्रति कोई हिंसा हो जाए, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो किसी कार्यालय में हिंसा हो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बलात्कार जैसी घिनौनी चीजें हो जाती हैं तब भी नागरिक समाज हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है। जिसके अंदर कह सकती हो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई जाती है कि महिलाएं किस तरीके से सुरक्षित रह पाए। नागरिक समाज द्वारा पर्यावरण संबंधित मुद्दे भी उठाए गए, जैसे बांधों का निर्माण, बांध बना रहे हो उससे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, नदी का जो पानी है उसको आप ठहराव में लेकर आ जाओगे तो जो उसका वेग है वो अब ढंग से नहीं बहेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और विकास की अन्य परियोजनाओं के कारण जिन लोगों को विस्थापित कर दिया गया, अपने विकास के नाम पर जनजातीय लोगों को उनकी जमीनों से हटा दिया गया, तो उनकी बात करता है, उन्हें पुनर्वास देने के लिए आवाज उठाई गई कि भाई एक जगह से तो आपने हटा दिया, अब ये रहेंगे कहां, क्योंकि उनकी जल जंगल जमीन वो थी, उनका स्थान ये था, अब उनसे अगर जमीन छीनी गई है तो अब कहीं तो बसाओ, उनको पुनर्वास दो, इसकी बात करते हैं। और क्या है, नागरिक समाज द्वारा गंदी बस्तियों को हटाने के विरुद्ध और उन्हें आवासीय अधिकार दिलाने के लिए अभियान चलाए गए कि एक तो गंदी बस्तियां आप हटाओ, चलो ठीक है, लेकिन उनको फिर कहीं तो रखो, तो कहां रखा जाएगा, तो उसके लिए वो उनके लिए बात करते हैं कि उनको आवास प्रदान करो। नागरिक समाज द्वारा प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार व स्वास्थ्य संबंधी सुधार के लिए आवाज उठाई गई। इसमें कह सकते हो आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन और जो प्राइमरी हेल्थ है कि यानी कि आप डिस्पेंसरी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इसी की बदौलत देखने को मिलती है, नागरिक समाज की बदौलत देखने को मिलती है। नागरिक समाज द्वारा राज्य के कामकाज पर नजर रखने और उस कानून का पालन करवाने संबंधित मुद्दे जनता के समक्ष रखने का कार्य करते हैं कि आखिर वो कानून के भी बताएंगे कि कानून की भी जानकारी, जिसमें क्योंकि इसमें सारे, जिसमें कह सकते हैं ना, विशेषज्ञ शामिल हो जाते हैं, तो सरकार तक बात पहुंचाते हैं, लोगों तक भी बातें पहुंचाई जाती हैं अपनी, कि उनको उनके जो राइट्स हैं उनको बताया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 पूरा होता है हमारा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। भारत में क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो क्षेत्रवाद क्या है? तो देखो क्षेत्रवाद होता है जब अपने एक क्षेत्र के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, हम उसी से रिलेटेड अपने मुद्दों को सोचते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रवाद। जैसे भारत की भाषाएं, संस्कृतियां, जनजातियां और धर्म विविधता के कारण पाया जाता है। भाई अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, तो वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र तक जब चीजों को रखते हैं तो उसी को बोलते हैं क्षेत्रवाद। इसके अंतर्गत विशेष पहचान चिन्ह के कारण प्रोत्साहन देखने को मिलता है। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद धर्म पर आधारित होता है, जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धर्म के लोग भारत के अंतर्गत निवास करते हैं। भाई आप मान लो कि बंगाल की साइड में अलग धर्म के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की साइड में अलग तरीके के लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर के साइड में अलग है, तो इस तरीके से भी कई बार क्या हो जाता है, धार्मिक चीजें देखने को मिल जाती हैं। थर्ड कहता है बात, भारत के अंतर्गत क्षेत्रवाद भाषा पर आधारित भी है। भाषा पर आधारित कैसे है, अलग अलग क्षेत्र है तो अलग अलग भाषाएं हैं। भाई हरियाणा की भाषा अलग, पंजाब की भाषा अलग, जम्मू कश्मीर की भाषा अलग, मध्य प्रदेश की भाषा अलग, राजस्थान की भाषा अलग, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्या होता है, इसके अंदर क्षेत्रवाद देखने को मिलता है। साउथ के स्टेट देख लो, तमिलनाडु की साइड की अलग भाषा है अपनी, कर्नाटक की अलग है, तो इसीलिए इस पे भी देखने को मिलता है। जैसे आपको विभिन्न भाषाओं को समावेश देखने, जैसे पुराना मुंबई राज्य जो क्या आता था, मराठी, गुजराती, कन्नड़ और कोंकणी बोलने वाले लोगों का बहुभाषी था। आज फिलहाल सब अलग अलग हो गए, ठीक है ना। मुंबई मराठी हो गया, गुजराती गुजरात हो गया, ठीक है ना, कोंकणी गोवा हो गया। इस तरीके से आज इन सभी भाषाओं के आधार पर उसमें अलग अलग राज्यों का निर्माण कर दिया गया है, और वो राज्य भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। मद्रास राज्य तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब साउथ की लैंग्वेज है और अलग अलग है। भाई लोगों से बना था उस टाइम का मद्रास, आज का चेन्नई जिसको कह सकते हो, ठीक है, लिख देता चलो लो, आज का हम इसको तमिलनाडु।
ठीक है। तो आज का तमिलनाडु इसको बोल सकते हो आप मद्रास, ठीक है, चेन्नई, जिसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग अलग अलग रहते थे। अब इसी तरीके से अब जब क्षेत्रवाद की मांग उठी तो क्षेत्रवाद यानी कि भाषा इन सब के आधार पर राज्य भी बनाए जाएंगे, बिल्कुल बने हैं। जैसे क्षेत्रवाद पे 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, सेकंड बिहार से अलग हुआ झारखंड, थर्ड आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। ये सब क्या थे, जनजातीय पहचान पर आधारित थे, इसीलिए इनको अलग कर दिया गया सन 2000 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषा देते हुए सामाजिक आंदोलन के प्रकार बताइए। तो देखो यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, तो आपको समझना है सामाजिक आंदोलन जिसमें किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, एक प्रकार का सामूहिक क्रिया है। सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय का मतलब मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है कि एक विशिष्ट मुद्दा बना लेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं, या किसी सामाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्व स्थिति में लाना चाहते हैं, किसकी पहले की स्थिति कैसी थी उसके ब्याह पर। जब सामाजिक आंदोलन क्यों हो रहे हैं भाई, समाज में अव्यवस्था फैली तो वो क्या चाहते हैं, दोबारा आंदोलन की जगह वो ये तो दिखा रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसी थी, पहले जैसी स्थिति कर दो, इसीलिए ये सामाजिक आंदोलन होते हैं। अब इसमें आते हैं प्रकार, आपसे अलग से भी पूछा जाता है तो इसके आते हैं 3 प्रकार, सामाजिक आंदोलन के होते हैं 3 प्रकार। पहला होता है प्रतिदानात्मक आंदोलन, यानी कि जिसमें किसकी बात करती है, व्यक्तियों की चेतना और गतिविधियों में परिवर्तन। जैसे केरल के झावा समुदाय के लोगों ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदलने का कार्य किया। ये प्रतिदानात्मक है, जिसमें मानव जाति के लिए इन्होंने एक जाति, एक धर्म और एक भगवान का नारा दिया था, ठीक है ना, ओरम जाति, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बोला था, और किसने, नारायण गुरु के नेतृत्व में हुआ था। सेकंड सुधारवादी आंदोलन, जिसके अंदर कुछ सुधार करने की बात करोगे, रिफॉर्म्स की बात करोगे, जैसे इसमें कह सकते हो आप धीरे धीरे इसमें परिवर्तन करके उसको बेहतर बनाना होता है। जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, एजावा आंदोलन, दलित आंदोलन, ये सब क्या हो रहा है, सब के अंदर परिवर्तन ही तो ला रहे हैं, ठीक है। दलित आंदोलन यानी कि दलितों की स्थिति में परिवर्तन लाना। 1960 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन व सूचना का अधिकार 2005 इसी में सम्मिलित है, क्योंकि सुधार कर रहे हैं। और थर्ड आता है क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें होता क्या है, क्रांति को अंजाम देने के लिए समर्पित एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक आंदोलन होता है। राज्य व कुछ इसके खंड पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रतिस्पर्धी दावे को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें कह सकते हो हमने कुछ परिवर्तन करने की बात करते हैं। जैसे भारत में क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या हुआ था, सत्ता में परिवर्तन कर दिया। इसके अलावा रूसी क्रांति हुई थी रूस के अंदर, ठीक है, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति, ये सब इस तरीके से होती है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 24, ठेकेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। देखो भाई लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए बनाता हुआ चल रहा हूं। तो ठेकेदारी व्यवस्था क्या होती है, नॉर्मल है, समझ जा सकता है। देखो कोई भी एक निर्माण होता है ना, उस पर जब काम कराना होगा तो ठेकेदार तो वो होता है कॉन्ट्रैक्टर। इसी तरीके से होता है कि एक निर्माण स्थल की दिन प्रतिदिन की निगरानी के लिए उससे संबंधित जितनी भी चीजों की जरूरत होती है उस कार्य को पूरा करने का लिए जिम्मेदारी एक ठेकेदार की होती है। भाई इतनी सारी लेबर लगी है तो क्या मैं एक एक लेबर के पास में थोड़ी जाकर सारी चीजें इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उससे पूछा जाएगा कितना काम हुआ, कौन सा मटेरियल यूज करा, कौन सी लेबर कहाँ काम कर रही है, उसी को हम क्या करते हैं, उन लेबर्स की सैलरी दे देते हैं और फिर वो उन लोगों को बांटने का काम करता है। जिम्मेदारी हम ठेकेदार को देते हैं, ठेकेदार ही हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ठेकेदार गांव में क्या करता है, जाकर लोगों को लेकर आता है, ठीक है, कि आपको भाई शहर में हम काम देंगे। इसके लिए कई बार वो अग्रिम राशि भी दे देता है कि भाई ठीक है लो अब तो पैसा पहले मिल गया, अब तो चलो साथ में। तो वही चीज होता है कि उन्हें क्या काम चाहिए और अग्रिम वेतन प्रदान किया जाता है। कार्यस्थल तक परिवहन की लागत शामिल होती है जब तक उसको यहाँ पर, मान लो कि एग्जाम्पल के समझो कि दिल्ली में आपको काम कराना है, ठीक है, अब यहाँ पर लेबर चाहिए। अब लेबर मैं तो जाऊंगा नहीं एक एक जगह पर ढूंढने के लिए, तो एक ठेकेदार को रखा जाएगा। अब ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है, ये गांव जाएगा
और वहां से बहुत सारे मजदूर लेबर को लेकर आएगा। अब ये लेबर ऐसे तो आएंगे नहीं, कैसे आएंगे? इनके बोलेंगे भाई हमें पैसा चाहिए भैया, हमारे पास में है ही नहीं, तो कहेगा ठीक है लो भाई तुम्हें हम अग्रिम पैसा दे देते हैं। इसके पास कहां से आया होगा? इसने इनसे लिया होगा, जो भी यहाँ पर मालिक होगा उससे। इनको पहले पैसा दे दिया गया और क्या काम करना है अपने साथ में लेकर आएगा और काम चालू हो जाएगा। नाउ यू गॉट इट। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप आसान भाषा में समझा दिया आपको, ठीक है। तो बिना मजदूरी के काम करता है जब तक कि ऋण चुका नहीं दिया जाता। श्रमिक अगर जब तक उसके ऊपर जो मजदूरी होती है जब तक फिर वो उसको दिया जाएगा, ठीक है ना, काम तब तक वो करता रहेगा। मजदूर के साथ हुआ अनुबंध स्थायी नहीं होता। ये नहीं है कि भाई अगर ये ठेकेदार लेकर आया है तो ये इसी के लिए गुलाम हो गए, नहीं। शहर में आने के बाद में पता चला कि इससे बढ़िया मजदूरी कहीं और मिल रही है तो ये वहां चले जाएंगे भाई। तो इसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर लिया है कि अब तुम्हारे यहाँ पर काम करेंगे चाहे तुम कम दोगे, नहीं। जहां ज्यादा पैसा मिलेगा फिर वहां चले जाएंगे ये, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा है कोई स्थायी अनुबंध नहीं होता, इस अनुबंध को तोड़ दिया जाता है और किसी और काम को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात थी, आराम से समझ में आ गई होगी, आपको आसान भाषा में समझाया है। फिर आता संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। देखो संगठित क्षेत्र जिसमें कह सकते हो कि लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट को आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा वर्कर कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। इसमें आप इसको समझ सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर और लिमिटेड कंपनी, उसमें जितने भी होते हैं इसमें आपको पेड हॉलीडेज मिलती है, यानी कि छुट्टी का भी पैसा मिलता है। असंगठित क्षेत्रों में सरकार के पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कितने लोग काम कर रहे हैं, और वो जिस दिन काम करने जाते हैं उस दिन उसका पैसा मिल जाता है। बाकी उनके पास में कोई मेडिकल फैसिलिटीज ये सब चीजें नहीं होती है, ESI PF कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें 10 या 10 से अधिक लोग पूरे वर्ष कार्यरत रहते हैं, ठीक है। इस जबकि अनौपचारिक क्षेत्र को आज असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कामगारों की संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसा काम अगर ज्यादा है तो उसमें ज्यादा लेबर लगा ली, कम काम है तो कम लेबर लगा ली, ठीक है। इस तरीके से ये बढ़ता है। संगठित क्षेत्र सरकार के पास पंजीकृत होते हैं, जो भी बताया था, सरकार को पता है भाई कौन से लोग कहाँ काम कर रहे हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सरकार के पास में कोई पंजीकरण नहीं होता है। संगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के पास नौकरियां सुरक्षित होती है, यानी कि इनकी नौकरियां कहीं नहीं जाएंगी, जिसको कह सकते हो, ठीक है। लेकिन असंगठित के पास में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असंगठित का पता ही नहीं है कि कल काम करने गए और वहां पर मालिक ठेकेदार इन सबने बोल दिया भैया आज तो काम नहीं है, बेचारे आ गए। लेकिन संगठित में ऐसा नहीं है। संगठित में अगर आप जा रहे हो तो आपको भाई रोजगार, इसको कह सकते हो ना, सिक्योर जॉब, ठीक है ना। इसीलिए क्यों गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोग जाते हैं, बस इसीलिए जाते हैं, जॉब उनकी क्या होती है, सिक्योर होती है, इसीलिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर उनसे ओवर टाइम लिया जाएगा, जो घंटे निर्धारित करे गए हैं उससे अगर काम ज्यादा लिया जाता है तो उसका उसको वेतन मिलता है, ओवर टाइम का, OT। जबकि असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के पास नौकरियां, अच्छा हो गया, सुरक्षित होती है, ठीक है ना। उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है, जिसमें कह सकते हो जो असंगठित क्षेत्र है उनके पास में नौकरियां असुरक्षित होती है, ठीक है। काम के घंटे के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता कि पता चला 8 घंटे के लिए काम के लिए और उसके बाद में उससे 12 घंटे काम ले लिया, कोई इसके लिए पैसा नहीं मिलता। इसीलिए बात होता है संगठित क्षेत्र में ही जॉब करनी चाहिए। संगठित क्षेत्र में भर्ती पारदर्शी होती है, यानी कि एक पूरा का पूरा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, किस दिन एग्जाम होगा वो बताया जाएगा, रिजल्ट अनाउंस होगा, वो सारी चीजें संगठित क्षेत्र में होती है। पारदर्शिता जिसको कह सकते हो, सबको इंफॉर्मेशन होगी, पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से अंदर ही अंदर वैकेंसी आ गई, नहीं। संगठित क्षेत्र का एक पूरा का पूरा प्रॉपर एक प्रोफार्मा होता है, ठीक है ना, उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन असंगठित क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। असंगठित क्षेत्रों के लिए भर्ती पारदर्शी नहीं होती है, संस्था द्वारा कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं होती। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को उचित वेतन, पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है इनको, ESI PF ये सब चीजें मिलती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं मिलता, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई पेड लीव्स नहीं मिलती हैं। लेकिन संगठित क्षेत्र में पेड लीव्स मिलती हैं। पेड लीव्स का मतलब होता है जिस दिन छुट्टी हो रही है उस दिन भी आपको काम के पैसे मिलेंगे। जैसे आप सब देख सकते हो, अगर आपके फादर, ठीक है, संडे के दिन काम कर रहे हैं या फिर महीने में अगर मान लो 4 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन हर हफ्ते 1 दिन की, उसका लेकिन पैसा मिलता है, तो वो उसमें काम करते हैं संगठित क्षेत्र में। और लेकिन जो मजदूर आप देखते हो डेली काम करने के लिए जाते हैं, दिहाड़ी मजदूर, उनको जितना काम करेंगे और वो उसके हिसाब से पैसा मिलता है, तो उसको बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
परिवार को समझाते हुए परिवार के प्रकार बताइए। देखो परिवार क्या है, इसको वैसे तो एज इट इज डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। परिवार वो है जो हमारे सुख दुख का साथी होता है, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, वो होते हैं परिवार। ठीक है, तो परिवार के समूह जिसमें हम अपने सुख दुख बांटने का काम करते हैं उसको परिवार कहते हैं। और जो परिवार सदस्यों को आपस में जोड़कर रखने का माध्यम होता है उस चीज से आगे बढ़ाते हैं इन चीजों को। ठीक है, जिसमें संबंध हमारे कैसे होते हैं, रक्त संबंधित होते हैं। ठीक है, खून का रिश्ता होता है। अब परिवार के प्रकार आते हैं तो दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन कौन शामिल होता है, तो माता पिता, बच्चे, और बच्चे भी कैसे हैं भाई, अविवाहित बच्चे हैं। ठीक है ना, जिनका विवाह नहीं हुआ है। तो आप सभी हम सब एकल में हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, उसके भाई भी बहन, जिसमें कह सकते हो आपके चाचा चाची, मामा, ठीक है ना, दादा दादी से लेकर इसमें कह सकते हो आप 2 से ज्यादा जनरेशन रहती है, उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली। अब इनमें भी कई बार हमें अंतर देखने को मिलता है, जैसे वंश के आधार पर परिवार। पेपर में क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं आपके अलग से कि पितृवंशीय परिवार क्या, वंश के आधार पर परिवार 2 हिस्सों में है, पितृवंशीय, मातृवंशीय। पितृवंशीय कौन है, जिस पर वंश और संपत्ति पिता से पुत्र को मिलती है। ठीक है ना, पिता के बाद में पुत्र को सारी संपत्ति मिल गई तो वो हो गया पितृवंशीय परिवार। मातृवंशीय क्या होता है, जिसमें मां से पुत्री को मिलती है। जैसे हमने देखा था कि केरल की आपकी नायर जनजाति और मेघालय की खासी जनजाति, वो इसी में है। सेकंड है निवास स्थान के आधार पर परिवार, तो वही पितृ स्थानीय परिवार और मातृ स्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है, नव विवाहित जोड़ा, यानी कि जो वर का लड़के का पक्ष होता है, ठीक है ना, उसमें लड़के के माता पिता के साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं पितृ स्थानीय परिवार। सेम जैसे मान लो कि शादी का सीजन चल ही रहा है, तो शादी के सीजन में क्या हो रहा है, जहां पर देख रहे हैं लड़की लड़के के घर पर आ रही है तो इसका मतलब है पितृ स्थानीय। और कहीं पर अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि लड़का लड़की के घर रहने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा मातृ स्थानीय परिवार। ठीक है ना, यहाँ पर लड़की बारात लेकर आएगी भाई। ठीक है, हाँ 2-4 लड़के और खुश हो गए, भैया यही वाली शादी करना बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, तो विवाहित जोड़ा वधु लड़की के माता पिता के साथ में रहेगा। ठीक है, हाँ सोच रहा हूँ तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, मातृ स्थानीय परिवार ही चाहिए तुम लोगों को है। फिर है सत्ता के आधार पर परिवार। तो सत्ता के आधार पर परिवार पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक। जिस घर का मुखिया पिता है उसको बोलते हैं पितृ सत्तात्मक, और जिस घर में सत्ता माता के हाथ में होती है वो होता है मातृ सत्तात्मक परिवार। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भारत में जनजातीय समुदाय की विशेषता बताइए। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो जनजातीय समुदाय को कैसे कर सकते हो, तो देखो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ट्राइब और लैटिन भाषा के शब्द ट्राइबस से बना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आदिम रोमन लोगों का विभाजन ट्राई यानी कि 3 भागों में भरने से था, इसलिए इसका प्रयोग निर्धन और जन जन के लिए कहा जाने लगा। ठीक है ना, इसलिए हम देखते हैं, हम इंग्लिश में हम बोलते हैं ना ट्राइबल, इसीलिए बोलते हैं ट्राइबल। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ किसी सामान्य पूर्वज से उत्पत्ति था कि जो एक जमीन पर, एक भूमि पर बहुत लंबे टाइम से रहते हुए आ रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी कहलाए जाते हैं, उसके लिए यह वर्ड यूज होता है। और जनजाति शब्द का जो वर्तमान उद्देश्य है वो 19वीं शताब्दी से प्रयुक्त होने लगा, जबकि औपनिवेशिक शासकों द्वारा अफ्रीका, अधिकांश भागों, एशिया के लिए कुछ भागों में इसको ट्राइब कहा गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर दिया है कि अनुसूचित जनजाति, यानी कि इसमें कह सकते हो आप शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तब चीजें शामिल होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आपसे अलग से पूछी जाती है जनजातीय समुदाय की विशेषताएं। देखो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने का यही फायदा होता है कि आपको अपने आप शॉर्ट क्वेश्चन भी चीजें हो जाती है। तो पहली, प्रत्येक जनजाति का एक अपनी अलग भाषा होती है जो उस जनजाति के सभी लोगों को एक दूसरे जोड़ी रखती है। जितनी भी जनजाति है उन सबकी अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेंगी। एक जनजाति के सदस्यों के बीच किसी तरीके के ऊंच नीच या जाति भेद नहीं होता है, यही ध्यान रखना है। जाति और जनजाति में यही अंतर है, जातियों में विभेदीकरण देखने को मिलता है लेकिन जनजाति में किसी भी प्रकार का कोई विभेदीकरण देखने को नहीं मिलता है। थर्ड बात करता है, जनजातियों की विशेषता यह है कि उनका जीवन अपने स्वयं के नियमों और कानूनों के द्वारा संचालित होता है, वो किसी और के कानून या नियम नहीं मानते। हर एक जनजाति के अपने नियम और कानून होते हैं।
प्रत्येक जनजाति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, कि हर एक जनजाति का अपना निश्चित है, कि मान लो कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ठीक है ना, इधर की साइड वाला जो एरिया है, तो इधर पर एक जनजाति है, तो इधर जनजाति, तो सबका अपना भौगोलिक एरिया होता है, तब जाकर चीजें शामिल होती हैं, ठीक है ना। अपने भूभाग से बाहर नहीं जाना चाहते, जो जनजाति यहाँ रह रही है तो वो नहीं चाहेगी कि यहाँ पर रहें, और ना ये एंट्री देंगे कि तुम आकर रह भी लो। तो जनजाति एक अंतर विवाही समूह है, एक जनजाति के किसी व्यक्ति को अपनी जनजाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती, इसीलिए जनजाति अपने ही समूह में विवाह करने के पक्ष में होती है, कभी नहीं होता, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर है, प्रत्येक जनजाति के अपने कुछ अलग धार्मिक विद्वान, जिसको कह सकते हो विद्वान प्रथाएं होती है, ठीक है ना, विद्यमान प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक आधार पर विभिन्न जनजातियों के बीच एक स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। इसको कह सकते हो सबके अपने खुद के प्रथाएं हैं, अपने नियम कानून है, उनको ये देखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर जनजाति केवल कुछ परिवारों का संकलन नहीं कहा जा सकता, अधिकांश जनजाति समुदाय का आकार बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जैसे संथाल जनजाति, गौंड जनजाति और भील जनजाति, ये सब कुछ बड़ी भी है और कुछ हमारे पास में छोटी भी है, जैसे ओराम, ये सब छोटी भी जनजातियां हैं, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में क्षेत्रवाद के कारणों का उल्लेख करो। देखो हमने क्षेत्रवाद पढ़ा था, अब आ गया क्षेत्रवाद के कारण। तो क्षेत्रवाद के कारण क्या है, सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं पहला कारण, इसको कह सकते हो प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र अपने आप को एक अलग सांस्कृतिक समुदाय के रूप में देखने लगता है। इन सभी क्षेत्रों की संस्कृतियों में विभिन्नता होने से जिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ, उन्हें भी क्षेत्रवाद को बढ़ाने में योगदान किया गया। इसमें कह सकते हो कि क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीयवाद के आधार पर बहुत सारे राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से क्षेत्रवाद को बढ़ने में और ज्यादा हमें जोर देखने को मिला, और ज्यादा प्रोत्साहन देखने को मिला। पहला कारण जिसमें समझ सकते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण इसमें कह सकते हो कि राजनीतिक सरोकार है, स्थानीय नेता होता है, राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए क्षेत्र के निवासियों को संगठित करके दूसरे क्षेत्रों के विरुद्ध उनमें तनाव पैदा कर देते हैं। ये अपने क्षेत्र को बढ़िया बनाने के उसमें रहते हैं पक्ष में, ठीक है, इसीलिए कई बार तनाव देखने को मिल जाता है। इसलिए आपने कई बार रीजनल पार्टीज देखी होंगी, तो इसलिए बात करते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास आपके यहाँ के लोग कर सकते हैं। सेकेंड, भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण है कि क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण, खनिज और जल संपदा के बंटवारे तथा रोजगार के अधिक अवसरों की मांगों को लेकर किए जाने वाले आंदोलन और उपद्रव भी क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाते हैं। भौगोलिक कारण इसमें कह सकते हो ना, अपने क्षेत्र का भौगोलिक, जैसे मान के चलो अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश से अलग हुआ था कौन, पहले मध्य प्रदेश एक राज्य, ठीक है ना, अब इसमें जो एक भौगोलिक पहचान को बनाने के लिए क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की डिमांड करी गई थी। तो ये सब क्या से हो पा रहा है, तो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि यहां पर आंदोलन इन सब चीजों को लेकर होते रहते हैं, तो इस तरीके से ये बनता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, समाज सुधार आंदोलन क्या है और भारतीय समाज पर सुधार आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। कि समाज सुधार क्या है। देखो समाज सुधार का मतलब है जिसके अंदर हम समाज के अंदर सुधार लाने की बात करते हैं, जो भी सामाजिक संबंध है, मूल्य है, नियम है, उसके अंदर सुधार के लिए जितनी भी चीजें चलाई जाती हैं उसी को हम बोलते हैं समाज सुधार। जैसे सुधारवादी आंदोलन हमने देखे थे, वैध साधनों का प्रयोग करते हैं, समाज के वर्तमान ढांचे में बिना किसी छेड़छाड़ के परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना यह है कि हम समाज के अंतर्गत जो संस्थागत ढांचा है उसमें परिवर्तन ना लाए, जो हमारा मेन काम है उसमें परिवर्तन किया जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, सुधारवादी आंदोलन करते हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने, गांधी जी ने, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, इन सबने महसूस किया कि समाज में हमें सुधार की आवश्यकता है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन ये सब भी चलाए, क्योंकि उससे धार्मिक पतन और इन सब से समाज में अज्ञानता और अशिक्षा फैल रही थी, इसीलिए उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाए, इससे समाज को एक बेहतर समाज बनाया जाए। और सामाजिक सुधार आंदोलन के सामाजिक प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, तो देखो इसमें समाज में मिलते हैं, पहला धार्मिक समन्वय मिलता है, मानवतावाद मिलता है। राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के समय तक सभी सुधारकों ने हिंदू धर्म के आचारों में इस तरीके परिवर्तन करने पर बल दिया जिससे हिंदू धर्म को अधिक सहिष्णु और मानवतावादी बनाया जा सके।
तो राजा राम मोहन रॉय से लेकर सभी ने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो कमियां हैं उसमें सुधार के लिए बात करी थी, इससे ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। सेकंड, जातिगत भेदभाव में कमी की बात करी गई। वैवाहिक कृतियों में सुधार किया गया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, इन सबको सुधार किया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार, जिसमें उन्होंने शिक्षा की बात करी। ठीक है। इसमें आप सब समझ सकते हो सती प्रथा को समाप्त किया गया और विधवा विवाह इनकी बात करी गई। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, महिलाओं के लिए सुधार आंदोलन की विवेचना करें। महिलाओं के लिए सुधार आंदोलन कैसे हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, महिलाओं के लिए सुधारवादी जो आंदोलन हुए, आरंभ से ही भारतीय समाज में वैचारिक परिवर्तन आरंभ हो रहे थे। कुछ चिंतनशील व्यक्ति विधवा के पुनर्विवाह के बारे में सोचने लगे, तो कुछ ने इस प्रकार से सोचा कि यार ये अन्यायपूर्ण है, इसका विरोध किया। क्योंकि देखो उस टाइम पर जो सामाजिक कुरीतियां थी, आज हमें देखने में लग रहा है कि यार तो समाज के लिए बेकार थी, लेकिन कुछ लोगों को वहां पर उस टाइम पर उसको बहुत बढ़िया लग रहा था। अरे नहीं यार, ये तो हमारे समाज की जो व्यवस्था है उसके अंदर परिवर्तन लाने की बात हो रही है। ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा विरोधी जो कानून था वो पारित कर दिया था। वो भी किसने करा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बेंटिक, इन्होंने किया था इसको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर बाल विवाह को रोकने, पर्दा प्रथा को समाप्त करने और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। इसके अलावा केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पास हुआ, जिसके द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष, अंतर जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह का कानूनी मान्यता मिल गई। तो पहले लड़कियों की शादी इससे भी पहले कर दी जाती थी। आज तो फिलहाल ठीक है ना, आपकी 1821 एज कर रखी है। ठीक है। लेकिन उस टाइम पर इस तरीके से था। तो अंतर जातीय विवाह पर बल दिया कि आप अपनी जाति से भी बाहर विवाह कर सकते हो। और 1874 में कानून द्वारा स्त्री धन के क्षेत्र को विस्तारित किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम आया 1955 के द्वारा परित्याग, न्यायिक पृथक्करण, विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई। विवाह विच्छेद का मतलब होता है तलाक। पहले तलाक नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसको वैलिड कर दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया 1856 के द्वारा पिता की संपत्ति में पुत्र के समान ही पुत्रियों को भी स्थान दे दिया गया। यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ पिता की संपत्ति में पुत्र का स्थान होता था, लेकिन अब क्या हुआ, महिलाओं को भी इसमें स्थान दे दिया गया। जितनी भी गलत सुन रही हैं तो समझ लेना बेटा, आपका भी हिस्सा है आपके पिता की संपत्ति में। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने भी स्त्रियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। एमजी रानाडे, गोविंद रानाडे द्वारा लिखित ग्रंथ टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज, ठीक है ना, और वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज में विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति को इन्होंने क्या करा, विशुद्ध विवेचन किया। इसके बारे में इन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया। ये बुक है, बस याद रखनी है। और सर सैयद अहमद खान ने क्या करा, इस्लाम के अंदर स्त्रियों की शिक्षा के लिए बात करी इन्होंने। इसमें कह सकते हो कि स्कूल कॉलेज ये सब बात करी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याएं लिखिए। तो देखो अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याएं क्या रही हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको आप समझ सकते हो ओबीसी, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है। ठीक है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याएं क्या है, जिसमें कह सकते हो एक तो ये है कौन, देखो एक तो हमारे को मिलते हैं एससी, एक मिल गए एसटी, यानी कि आपकी कह सकते हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसके अलावा समाज के अंदर ऐसे भी वर्ग थे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या थे, कमजोर थे, उनको रखा गया अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर, अन्य पिछड़ा वर्ग में, जो ना तो इनसे निम्न थे और ना ही जो उच्च जातियों से उच्च थे। ठीक है ना, इसीलिए बीच में रह गए, तो इसीलिए बोला गया अन्य पिछड़ा वर्ग। जो पिछड़े वो लोगों से नहीं, बल्कि उन जातियों से जो जाति व्यवस्था में निम्न स्थान पर होते हुए भी अनुसूचित जातियां नहीं है। कि भाई ये इतनी ज्यादा नीचे भी नहीं है कि इनको अनुसूचित जातियों में, जनजातियों में रख दिया जाए, लेकिन इतनी ऊंचे भी नहीं है कि इनको उच्च जातियों में रखा जाए। इसी वजह से इनको हमने इसमें रखा, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए इन लोगों को शामिल किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर। इनकी कुछ समस्याएं निकल कर आई।
ठीक है, जैसे आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या, आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर होना, ठीक है ना। सेकंड, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की समस्या, शिक्षा व्यवस्था भी इनकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रह पाई, और शोषण व अत्याचार की समस्या इन लोगों के ऊपर हुई। इसलिए ये मुद्दे हैं, ये समस्याएं हैं जो इसमें हमें शामिल करनी होती हैं, तो आपसे पूछी जाए तो ये कर देना। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की, कि औपनिवेशिक काल में भूमि सुधारों के परिणामों की चर्चा कीजिए। देखो औपनिवेशिक काल कौन सा है, ये वो वाला काल है जिस टाइम पर भारत के ऊपर ब्रिटिश लोगों का क्या था, राज था, तो इसी को बोला गया औपनिवेशिक काल, ठीक है। और भारत के ऊपर राज था तो भारत इसका उपनिवेश कहलाया। तो इसीलिए कह सकते हो कि इसका अभिप्राय भूमि के, जो कृषि भूमि के स्वामित्व एवं परिचालन में किए जाने वाले सुधारों से है। इसके अंदर काश्तकारी सुधारों के अतिरिक्त भूजोतों की सीमा निर्धारण करना, कि भूजोत कैसे है, इसके अलावा चकबंदी, सहकारी खेती, भूमिहीनों के मध्य भूमि का वितरण, मिट्टी के गुणों को सुधारने का काम आदि कार्यक्रम भी भूमि सुधार के आवश्यक अंग रहे, जिनमें अपनाने से कृषि उत्पादकता एवं सामाजिक न्याय ने हमारे दोनों लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि इस तरीके से हमें औपनिवेशिक काल में सुधार करना था, जिससे भूमि सुधार भी कर पाए और लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास भी कर पाए, ठीक है। औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार कैसे हुआ, पहला इन्होंने व्यवस्था करी जमींदारी व्यवस्था से। अब जमींदारी व्यवस्था क्या है, इस प्रणाली में जमींदार भूमि का स्वामी माना जाता था, सरकार का कृषक का सीधा संबंध नहीं होता था। देखो होता क्या था, जरा यहां से सुनिए, यहां पर सरकार, यहां पर कृषक, तो देखो सरकार डायरेक्ट कृषक के पास तो आएगी नहीं, तो इसीलिए बीच में जो लोग आए वो आए जमींदार। तो जमींदार कृषक को भी जानता है और जमींदार सरकार को भी जानता है। जमींदार कृषक से लेगा टैक्स, कर लेगा और जाकर सरकार को जमा करा देगा। तो ये बीच की जो कड़ी निकल कर आई सरकार और कृषक के बीच में, इसी को जमींदार आपको बोला गया आपका, ठीक है। तभी जमींदार के माध्यम से भूमिकाओं पर क्या होता था, सीधा सरकार को दिया जाता था। फिर आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीन तरीके की व्यवस्था रही है आपकी, जमींदारी व्यवस्था जिसको आप परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी, ठीक है। इसके अलावा रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान, कृषक। तो यानी कि अब क्या हुआ, देखो जमींदारी व्यवस्था में सरकार का कृषक के साथ सीधा संबंध नहीं होता था, लेकिन रैयतवाड़ी में ऐसा होता था, जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक ही राजस्व चुकाने के लिए जिम्मेदार हो गए। अब सरकार डायरेक्ट किसानों से समझौता कर रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए बोलते हैं औपनिवेशिक सरकार सीधा किसान या भूस्वामी से सरोकार रखती थी। इसमें राजस्व का भार कम होता था और कृषि में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता था। इससे फायदा क्या हुआ, इन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन हो गया और संपन्न होते हुए चले गए। तीसरी बात करता महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है पूरे गांव को मान लिया जाता था, ठीक है ना, और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था, ठीक है। इस व्यवस्था में पूरे गांव पर टैक्स की राशि, यानी कि जिसमें कह सकते हो राजस्व, ये टॉपिक आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा अपने, ठीक है। तो राशि निश्चित कर दी जाती थी, अर्थात एक एक किसान से राजस्व ना लेकर पूरे गांव पर राजस्व लगाया जाता था और पूरे गांव को राजस्व देना होता था। मतलब मान लो यहाँ पर ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 4 गांव आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर 4 गांव आ रहे हैं तो इन 4 गांव के अंदर इस पूरे गांव पर टैक्स लगाया जाएगा। अब इसके ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना टैक्स देते हुए सरकार को सीधा दे देगा। एक किसान नहीं देगा, पूरे गांव पर लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें चलती थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, जनसंचार के साधनों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं? तो पहला टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में सब कोई जानता है, हर एक के घर में टीवी है। अब तो स्मार्ट टीवी आ गया जिसके अंदर आप कह सकते हो कि मनोरंजन के सारे साधन से लेकर आपको न्यूज, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, जो आपको ऑडियो और विजुअल दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। फिर बात आती है रेडियो। रेडियो जिसको कह सकते हो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आवाज सुनाई देती है और ये नाटक वार्ताओं के द्वारा ग्रामीण को नई नई जानकारियां मिलती रहती थी इसी के माध्यम से। आज तो हम देख सकते हैं सारी चीजें। फिर है समाचार पत्र, ठीक है ना। प्रेस सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावशाली साधन होता है समाचार पत्र। जिस घर में भी न्यूज पेपर आ रहे हैं वो चीजें कि उसमें वैलिड न्यूज होती है, जो छप गया उसको बिल्कुल विश्वसनीय है आज भी। चाहे हमारे पास में इंटरनेट है, टेलीविजन, सब कुछ है, लेकिन समाचार पत्र अपनी वैल्यू आज भी नहीं खोए हुए, वो तुरंत वहीं पर है क्योंकि विश्वसनीयता यहां से होती है।
सामाजिक समस्याओं से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक विषयों के प्रति जागरूकता पैदा होती है। फिर इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में तो भाई जितना लिखा हो गया उससे ज्यादा आप लोग जानते हो, क्योंकि आप खुद देख लो, ये जो आपको एजुकेशन मिल रही है कोई पैसा नहीं लग रहा है इंटरनेट पर, ठीक है ना, आपको बस रिचार्ज कराना है और इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसने तो एक पूरा का पूरा क्रांति सी ला दी, उभरता हुआ संसाधन है, आज पूरी दुनिया की चीजें देख सकते हो, पूरे विश्व के ऊपर आप नजर रख सकते हो, हर चीज की इंफॉर्मेशन इस पर उपलब्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, धर्म सापेक्षीकरण का क्या अर्थ है? तो देखो, धर्म सापेक्षीकरण का अर्थ जो होता है वो इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं का धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था, अब उनके स्थान पर तार्किक, पहले सिर्फ मान लिया अंधविश्वास की तरह, अब तार्किक, बौद्धिक और लौकिक दृष्टिकोण का महत्व दिया जाने लगा। अर्थात धार्मिक दृष्टिकोण के स्थान पर गैर धार्मिक विश्वासों और क्रियाओं में स्थान ले लिया गया, इसे ही धर्म सापेक्षीकरण कहा गया। यानी कि अब धर्म जो कह रहा है उसकी डायरेक्ट बात नहीं माननी, उसके पीछे लॉजिक क्या है। आपने क्या करा, अपनी जितनी भी चीजें हैं उसके पीछे आपने कारण ढूंढने स्टार्ट कर दिए कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें जब लॉजिकली सोचना स्टार्ट करा तो इसी को बोला गया धार्मिक सापेक्षीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 35, ग्रामीण नगरीय विभाजन के प्रमुख आधारों की विवेचना कीजिए। कि प्रोफेसर A.R. देसाई ने अनेक ऐसे आधारों को उल्लेख किया जिसकी सहायता से ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के बीच अंतर को समझा जा सकता है। दोनों समुदायों की विशेषताओं को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे पहला है व्यवसाय, व्यवसाय यानी कि काम, जिसमें कह सकते हो आप गांव में व्यक्ति अधिकतर कृषि व्यवसाय पर आश्रित होते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। नगरीय समुदाय में व्यवसायों में भिन्नता होती है। भाई गांव में तो सभी ज्यादातर काम जो है वो सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन नगरों में नहीं है। नगरों में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई किसी ऑफिस में जाकर काम कर रहा है, कोई कह सकते हो कपड़े बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई इस तरीके से कोई टीचिंग कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, नगरों में बहुत ज्यादा भिन्न भिन्न हमें व्यवसाय देखने को मिलता है, और एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग तरीके व्यवसाय करते हैं। ये चीज है कि लड़का तो मान लो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, पिता कोई ठेली लगा रहे हैं, या फिर वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक ही परिवार के लोग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन गांव में नहीं है, ग्रामीण एरिया में सब कृषि कार्य कर रहे हैं। सेकंड है प्रकृति के साथ संबंध। गांव के लोगों का प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जब निकले तो प्रकृति से मुलाकात हो गई। शहरों में प्रकृति से मुलाकात नहीं होती है। शहरों में तो जो दिल्ली का तो माहौल समझ सकते हो, धुएं से मुलाकात होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक साधनों पर आश्रित है। नगर में प्रकृति से पृथक्करण पाया जाता है, कृत्रिम वातावरण की प्रधानता है। यहाँ पर तो सारा का सारा जो वातावरण है वो कैसा आर्टिफिशियल है, स्वच्छ कुछ भी नहीं है, ठीक है। सामुदायिक आकार, जिसमें कह सकते हैं ना दिल्ली के लोगों के जो फेफड़े हैं, लंग्स में फिल्टर है भाई, इतने भयंकर धुएं के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। गांव में सदस्यों की संख्या सीमित होती है, लघुता के कारण संबंध प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत होते हैं। नगर का आकार बड़ा होता है और तथा सभी में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, सभी अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ये नगरों की विशेषता है भाई। गांव में सभी के साथ में क्या रहता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, सबको एक दूसरे की खबर होती है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में फ्लैट एरिया में आप देख लो तो वहां पर क्या होता है, पड़ोसी को ही नहीं पता कि हमारा पड़ोसी है कौन। उनसे पूछ भी लो ना कौन रहता, हमें नहीं पता, हमें अपने से मतलब है। अपने कामों में सबके इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे पड़ोस में रहता कौन है। सुबह निकल गए, शाम को आ रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह फिर चले गए, इस तरीके से होता है। और जनसंख्या घनत्व, गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है। जनसंख्या घनत्व होता है क्या है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर पर, तो उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, घर बड़े हैं आराम से रहने के लिए, लेकिन शहरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। एक क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप खुद देख लो, 4-4 मंजिल मकान बने हुए, उसके अंदर कितने सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कह सकते हैं विस्तृत खेतों के कारण जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम पाया जाता है, लेकिन नगर में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है लास्ट, सामाजिक स्तरीकरण। गांव में आयु तथा लिंग के आधार पर विभिन्नीकरण बहुत ही कम होता है, आयु और लिंग के आधार पर, लेकिन जातिगत स्त्रीकरण की प्रधानता होती है। वहां पर जाति वहां पर एक बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। लेकिन शहरों के अंदर स्त्रीकरण का आधार केवल जाति ना होकर वर्ग भी होता है। शहरों में आपको
वर्ग भी देखने को मिलेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 36 कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल असमानता और अपरिवर्तन पर आधारित होती है। इस प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो देखो, संस्कृतिकरण की अवधारणाएं एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। इसमें संकेत मिलता है कि पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों का उपयुक्त माना जाए, इसलिए यह लगता है कि उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेष अधिकार है। इसमें यही चीज होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऊंची जातियां निम्न जातियों को क्या करती हैं, बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है, भेदभाव करती पाई जाती है, इसीलिए ये चीजें सेम एक जैसी देखने को मिल जाती हैं। इससे पता चलता है कि कैसे भेदभाव उत्पन्न करने वाले विचार जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। समानता वाले समाज की आकांक्षाएं की बजाय वर्जित समाज भेदभाव को अपने अपने तरीके से अर्थ देकर बहिष्कृत पदों को कह सकते हो आप स्थापित किया गया, जिसमें क्या करते हैं, समाज के बहुत सारे लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाता है, समाज से बाहर कर दिया जाता है। और संस्कृतिकरण के कारण स्वीकृति मिलने से लड़कियों और महिलाओं को असमानता की सीढ़ी में सबसे नीचे धकेल जाता था। महिलाओं को, जिसमें कह सकते हो ना असमानता है, तो उसमें सबसे नीचे पायदान पर भी महिलाओं को कर दिया जाता है। संस्कृतिकरण में अपने से नीचे वालों को भेदभाव की नजर से देखा जाता है, जितने भी नीचे उनसे। इससे समाज में गहराई तक लोकतंत्र विरोधी सोच का पता चलता है। इसी में लास्ट पॉइंट है, दलित संस्कृति एवं दलित समाज के मूलभूत पक्षों का भी पिछड़ा अपना मन बना लिया जाता है। उदाहरण के लिए नियम जाति के लोगों द्वारा किए गए श्रम के भी श्रमदायक माना, जिसमें कह सकते हो कि जो जितने भी नियम होते हैं ना, दलितों के लिए भी बना लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से उनको और निम्न से निम्न समझा जाता है। फिर बात करता है क्वेश्चन नंबर 37 की। भारत में हरित क्रांति के बारे में बताते हुए उसके लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है भाई, यहाँ पर वैसे आपको लाभ की बात कर रहा है, हानि हम बाद में बात करेंगे। तो देखो, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? 1960 के दशक से। और इसमें इसको लागू जो किया था वो कर रहा था MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, लाभ क्या हुआ था? 3 राज्य हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसको इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। ठीक है, तो हरित क्रांति के अंदर HYV सीड, जिसको बोलते हो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, उच्च उत्पादकता किस्म के बीज इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया भारत। इससे अनाज का पर्याप्त सुरक्षित भंडार एकत्रित हो गया। भंडार से प्राकृतिक विपदाएं आने की स्थितियों का सम्मान आसानी से कई बार किया जा चुका है। इसके अलावा ठीक है, सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिए गए। ठीक है, उद्योग का रूप दिया, जिसमें कह सकते हो कृषि उद्योग इसी के बाद से बढ़ गया, जिसमें थ्रेशर मशीन, ठीक है, बहुत सारी मशीनें क्या हो गई, इसमें आ गई। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक बहिष्कार से क्या समझते हैं? ये तो लाभ थे, अभी हानियों को लेकर अलग से क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है ना, वहां पर कराऊंगा हानियां क्या हो। सामाजिक बहिष्कार क्या है? समाज से बाहर कर देना, ऐसे तौर तरीके जिसमें व्यक्ति, समूह, संस्थान को समाज से बाहर कर दिया जाता है, इन्हें सभी के साथ में घुलने मिलने से रोका जाता है, इसको बोलते हैं सामाजिक बहिष्कार, समाज से बाहर कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 39, अस्पृश्यता के आयाम बताइए। तो अस्पृश्यता आयाम है 3, अपवर्जन या बहिष्कार। बहिष्कार यानी जिसको कह सकते हो कि समाज से इसको बाहर कर देना। अनादर व अधीनता यानी कि किसी भी पक्ष का, किसी भी समाज का जाति के आधार पर या फिर वर्ग के आधार पर क्या कर दो, अनादर कर दो। उसके साथ में अस्पृश्यता देखी गई, अधीनता देखी गई। इसमें कई बार क्या हुआ कि जूतों को पैरों में उठाते हुए, जूतों को हाथों में उठाते हुए ले जाते हुए दिखाया गया, ये है। और शोषण, जिसमें कह सकते हो उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण, आर्थिक सामाजिक रूप से वो शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, देखो आगे ना, भारत में हरित क्रांति की हानियों पर। ठीक है ना, तो अगर लाभ और हानि दोनों पूछे तो कर देना, बाकी हानियां स्पेशल पूछेगा तो ये रहा। इससे फायदा क्या हुआ? कुछ ही राज्यों को फायदा हुआ। किसको किसको? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, से 3 राज्यों को फायदा हुआ, शेष भारत को इससे फायदा नहीं हुआ। हरित क्रांति से किसानों की उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ गई। उर्वरक का मतलब होता है आर्टिफिशियल जो मैन्योर है, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, जो आपको कीटनाशक, इन सब के ऊपर बढ़ गए कि अब वो क्या होगा, ज्यादा पैदावार होगी तो उर्वरक के ऊपर डिपेंड हो गए कि जब तक उर्वरक नहीं डालेंगे तब तक पैदावार होगी नहीं, तो इससे ये घाटा हुआ। अधिक जल की आवश्यकता के कारण जो प्राकृतिक जल संपदा है
वो क्या हो गया, नष्ट हो गई। जो भूमि जल है वो कम होता चला गया। इसके अलावा किसानों की कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ गई कि अब उनको ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक चाहिए जिससे उनकी फसल खराब ना हो। उर्वरक कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मानव तथा पशु के स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित किया गया। क्यों? क्योंकि देख लो, मान लो जो भी कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे कीटनाशक डाले जाएंगे। अब कीटनाशक डाल रहे हैं तो वही फसल कौन खाएगा? इंसान खाएगा। इंसान खाएगा तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी पावर थी वो कम होती चली जाएगी। उसके अंदर भी बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति थी ग्रीन वेजिटेबल्स में वो कम दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या होता है, समय से पहले ही आप ले लेते हैं। जैसे केले हो गए, कच्चे तोड़ ले जाते हैं, इंजेक्शन लगा लगा कर उनको पका दिया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में पकाया जा रहा है। इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 41 महिलाओं के लिए। बिल्कुल अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीजें कंप्लीट करने में 5 से 7 मिनट की क्लास है, ठीक है, और चीजें हो जाएंगी। अब बस ये करके चले जाओ, धमाल धमाल धमाल। महिलाओं के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम बताइए। तो देखो, महिलाओं के सरकार ने क्या उठाया, 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक अध्यादेश जारी करा गया जिसके अंदर स्त्रियों को बराबरी का हक देने पर बल दिया गया। 1 नंबर का बन गया क्वेश्चन कि कौन से अधिवेशन में महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात करी गई, तो 1931 में कराची अधिवेशन के अंदर। इसके अंतर्गत महिलाओं को सार्वजनिक रोजगार की बात करी गई। शक्ति या सम्मान के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जा सकता। किसके आधार पर? सिर्फ महिलाओं को लिंग के आधार पर। 1970 में काफी अहम मुद्दों पर जोर दिया गया, जैसे स्त्रियों को मत देने का, वोट देने का अधिकार, मत का मतलब वोट डालने, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय शासन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे दिया गया। कहां पर दिया गया आपको? ये स्थानीय शासन में दिया गया 1/3, यानी कि जिसमें आपका पूरा का पूरा क्लास 11th में चैप्टर था ना, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन, ठीक है ना, तो वो इसी के ऊपर था, क्योंकि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे दिया गया। फिर बात करता है क्वेश्चन नंबर 42 की। मंडल आयोग के सुझाव सिफारिशें क्या थी? तो देखो, मंडल आयोग किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग से। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें ये थी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण शामिल कर दिया जाए। जो योग्यता के आधार पर योग्य नहीं थे, साथ ही सार्वजनिक सेवा में सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण भी शामिल कर लिया गया कि सभी पदों पर क्या करो, सरकारी कार्यालय उन पर क्या करो, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित कर दो। इसने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के समान ओबीसी के लिए आयु में छूट का भी प्रस्तावित कर दिया कि मान लो कि कहते हैं कि जो एज 5 साल का रिलेक्शन दिया जाता है, ठीक है ना, एससी के लिए हो गया कि मान लो कि अगर जनरल को किसी भी फॉर्म को भरने के लिए 30 एज चाहिए तो इनको 5 साल 7 साल जैसा भी रहता है वो मिल जाता है। एससी एसटी ओबीसी, ठीक है ना, 35 वर्ष चाहिए होती है। लास्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों को बताइए, ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो, ताराबाई शिंदे ने लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने लिखी। इसके अंतर्गत गलत तरीके से पुरुषों को ऊंचा दर्जा देने की बात कही गई थी। सेकंड, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने जो बुक लिखी उसका नाम था सुल्ताना ड्रीम, किताब लिखी जिसमें हर लिंग को बराबर अधिकार देने पर चर्चा की गई। और राज सुंदरी देवी ने एक आत्मकथा लिखी थी, नाम था अमार जीवन, पहली आत्मकथा लिखी थी किसी महिलाओं द्वारा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो पूरा होते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है रोशन साज स्टडी पॉइंट के नाम से, उसको आप फॉलो कर लेना, उस पर आप मेंबर बन जाओ, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ आपको यही मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, डीपी लगी हुई है, तो इसको आप जरूर फॉलो कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टॉप 40 प्लस क्वेश्चन 43 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा, इसको देख के चले जाइए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।